नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आपना चढ़ियार में। इस खास सेशन में हम बात करने वाले हैं पूरे मंथली करंट अफेयर की, जो कि आपका हिस्सा है। हम हमेशा से पिछले जून-जुलाई से आपको करंट अफेयर उपलब्ध कराते रहे हैं। इसमें बेसिकली हम कोशिश क्या करते हैं, इसमें कोशिश ये करते हैं कि आपको क्या हो पूरे महीने का क्या समय मिल जाए, जिससे कि अगर आप जो भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी जो भी हो या इसके अलावा आप यूपीएससी या स्टेट पीसी जो भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, उनमें क्या हो ना केवल उस महीने करंट अफेयर आपको पूरे पता चल जाएँ, बल्कि क्या हो कहीं न कहीं आपको डिटेल में उसका एनालिसिस भी मिल जाए। जिससे कहीं न कहीं आपके अगर आप पूरे महीने कोई करंट अफेयर छूटा है, तो उसको आप कवर कर सकते हैं। तो इसी खास सीरीज़ में आज हम बात करेंगे नवंबर महीने के जो करंट अफेयर हैं, उनके बारे में बात करेंगे। नवंबर द क्या कौन-कौन सी बातें चर्चा में रही। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, तो एंड में आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उनको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर देखते हैं बेसिकली आज का करंट अफेयर क्या-क्या रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे नामदा शिल्प के बारे में। तो नामदा शिल्प क्या है कि केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता जो मंत्रालय है, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री हैं, राजीव चंद्रशेखर ने, तो उन्होंने क्या किया 27 नवंबर 2021 को 2 परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। उसमें ये जो नामदा शिल्प है इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि नामदा किस लिए इम्पोर्टेंस है और क्या दिक्कत इसमें क्या इम्पोर्टेंस है। आप देखिएगा इस शिल्प के अंतर्गत कुछ इस तरीके के आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये फुट ऐसी चीज़ें लगाई गई हैं और इनकी इसमें बात की गई है। तो आइए देखते हैं कि आखिर में नामदा शिल्प क्यों चर्चा में बना हुआ है और क्या है बात इसकी, देखते हैं इसके बारे में। इसमें जो पहली बात स्टार्ट योजना चालू की वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है? तो प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है, ये 3.0 है। इसके अंतर्गत एक विशेष पायलट परियोजना के रूप में कश्मीर के नामदा शिल्प का पुनरुद्धार करना है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जो नामदा शिल्प है, वो किस राज्य का उसमें है अगर देखें भागीदारी या किस राज्य का ये बात आ रही है, तो नामदा शिल्प आप ध्यान रखिएगा। नामदा शिल्प किसका है? कश्मीर का। ये इम्पोर्टेंट है इस आंसर का। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है, इसमें पूर्व शिक्षा मान्यता अर्थात रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रियोर लर्निंग है जो उसके अंतर्गत कश्मीर के कारीगरों और बुनकरों को कौशल विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ध्यान से सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि नामदा शिल्प योजना है वो कश्मीर से संबंधित है। इसमें और डिटेल में देख लें तो भाई ये इसका उद्देश्य क्या है, नामदा शिल्प को बढ़ावा देना है, उनको न केवल बढ़ावा देना है बल्कि उनको संरक्षण भी देना है। साथ ही साथ जितने भी स्थानीय उनके बुनकर हैं, लोकल जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनका मूल्यांकन किया जाएगा, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे क्या है उनकी जो नामदा शिल्प जो चीज़ें वो प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। इस किस मंत्रालय के तहत स्टार्ट किया गया था क्योंकि ये कौशल विकास से संबंधित है। ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है, उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो इसमें आप 6 जिले हैं जो नामदा शिल्प को कहाँ-कहाँ से चलाए जा रहे हैं, श्रीनगर, बारामूला, गादरबल, बांदीपोरा, बंडमान और अनंतनाग। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इस यही तरीके का वैसे क्वेश्चन आपसे आ सकता है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। तो आगे देखते हैं। भारत के यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में फिर से इसको निर्वाचित कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा 17 नवंबर 2021 को भारत जो अगला सेशन चलेगा 2021 से 2025। तो 2021 से 2025 के बाद जो कार्यकाल होगा उसमें संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन अर्थात कि यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इन शॉर्ट आप यूनेस्को बोलते हैं, उसमें हम एक जो उनके कार्यकारी बोर्ड है उसके रूप में दोबारा से कार्य करेंगे। तो कब तक करेंगे? 2021 से लेकर 2025 तक हमारा चुनाव हो गया है। आपको बता दें भारत ने 164 मतों से इसमें निर्वाचित हुआ है। ग्रुप 4 में जो एशियाई और जो प्रशांत क्षेत्र में है जिसमें जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइलैंड और चीन को भी चुना गया। ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि अभी हाल ही में जो 2021-25 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को चुना गया है, किस देश को नहीं चुना गया है? तो भारत का तो उसमें नाम है ही, इसके अलावा इसे आप ध्यान रखिएगा जापान का नाम है, फिलीपींस का नाम है, वियतनाम का नाम है, कुक आइलैंड का नाम है और चीन का नाम है। तो भारत के अलावा इसमें 5 राज्य और एशिया से सम्मिलित हैं, ठीक है? यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में देखें टोटल क्या होते हैं 58 सदस्य देश होते हैं जिसमें से प्रत्येक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है 4 साल का होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 4 साल के लिए इलेक्शन होता है, इसमें भारत को चुना गया है। इसमें कुछ फैक्ट की बात करें तो देखें यूनेस्को को कब स्थापित किया गया, तो यूनेस्को को 1945 में स्थापना इसकी की गई है और इसमें प्रेजेंट टाइम देखें इसमें पूरे वर्ल्ड से 193 देश शामिल हैं और इसमें से 11 सहयोगी सदस्य भी इसमें शामिल हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगला है आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है ट्रेड इमर्ज, ठीक है? तो अगर आपसे क्वेश्चन ये आए कि ट्रेड इमर्ज जो है, ये जो घोषणा की गई है, तो ट्रेड इमर्ज है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? ध्यान रखिएगा। ट्रेड जो इमर्ज है वो ट्रेड इमर्ज किसके द्वारा शुरू किया गया है? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा किया गया है। इसमें ये टैगलाइन क्या देखिए, वन प्लेटफॉर्म अल्टीमेट अपॉर्चुनिटीज इसकी बात की गई है। इसमें तो ट्रेड जो इमर्ज आईसीआई द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसमें क्या खासियत है? इसमें निजी क्षेत्र के जितने भी ऋणदाता जो आपको पता है बैंक है, ये निजी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक ने 23 नवंबर 2021 को पूरे भारत में जितने भी निर्यातक हैं या आयातक हैं, उनको क्या किया जाएगा? डिजिटल बैंकिंग के साथ-साथ उनकी जो मूल वर्धित सेवाएँ अर्थात वैट हैं, जो उसमें जो मूल आप एनहांस कर लेते हैं, वैल्यू एडेड जो चीज़ें होती हैं सर्विसेज़, सॉरी वैट नहीं बीएस वैल्यू एडेड सर्विसेज़ होती हैं, उसकी पेशकश करने के लिए इन्होंने क्या किया है, एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है ट्रेड इमर्ज।
ध्यान रखिएगा आपसे क्वेश्चन ये आता है ट्रेड इमर्ज किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक द्वारा शुरू किया गया है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें, ये क्या करेगा सीमा पार इतना व्यापार होता है, उसकी परेशानी को मुक्त करने के लिए और ना केवल परेशानी को दूरी करने के लिए बल्कि क्या है त्वरित और सुविधाजनक इसको बनाने के साथ-साथ एक ही स्थान पर ना केवल ये सर्विस प्रोवाइड कराएगा, बल्कि उनकी एक सीरीज़ भी पूरी देगा जिससे क्या होगा कंपनियों को कई टच पॉइंट के साथ-साथ आपस में इंटीग्रेट करने की जो आवश्यकता पड़ती है वो क्या होगी कहीं न कहीं इसमें समाप्त कर देगा। आप इंटीग्रेट ना करिए, बस एक प्लेस पे आ जाइए, ट्रेड इमर्ज पे वहाँ सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आपको स्टार्ट एक चीज़ और बता दें कहीं-कहीं क्वेश्चन पूछ जाता है कि आईसीआईसीआई बैंक के जो इस टाइम पे प्रबंध निदेशक या सीईओ कौन है? तो इस टाइम पे संदीप बख्शी हैं, वो क्या है आईसीआईसीआई के सीईओ हैं, ठीक है? बात करेंगे शो रील के बारे में, तो शो रील अभी इस टाइम देख रहे हैं, शो रील इसका मतलब और ये जो पर्सन है कौन है, इसके बारे में आप डिटेल में पहले पढ़ेंगे, तो देखते हैं क्या है। तो आप जो आपने ऊपर देखा है सबीर भाटिया जी हैं वो, तो आपने जो ऊपर जो इमेज देख रहे हैं, ये कौन है सबीर भाटिया। सबीर भाटिया ने एक क्या किया है हॉटमेल चलाया, जैसे जीमेल है, ऐसे हॉटमेल है। ये हॉटमेल के जो सह-संस्थापक हैं सबीर भाटिया, इन्होंने क्या किया है, 17 नवंबर 2021 को एक सोशल वीडियो मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? मतलब क्या है, सोशल में वीडियो जैसे मैसेजिंग जैसे हम अभी आपको आप जैसे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या मैसेंजर यूज़ करते हैं या फिर कहीं न कहीं आप और प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं, उसी तरीके से उन्होंने क्या किया है, हॉटमेल में एक क्या किया है, सोशल मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म किया है जिसका नाम क्या है, शो रील, ठीक है? तो शो रील है जो किसके द्वारा अनावरण किया गया है, हॉटमेल के संस्थापक साबिर भाटिया के द्वारा किया गया है। तो इससे क्या है कि लोगों को मेंटर्स तक मुक्त पहुँच बढ़ाकर उनकी वास्तविक क्षमताएँ हासिल करने के लिए उन्हें सशक्त बनाना है। इससे क्या है, अगर मान लीजिए आप किसी में सक्षम है, कोई पढ़ाने में सक्षम है, कोई किसी के पास कोई और स्किल है, तो डायरेक्ट अगर वो जॉब ढूँढना चाहता है, तो जॉब के लिए क्या होगा, शो रील पे जाइए, वहाँ पर डायरेक्ट आपको मेंटर्स मिलेंगे। जिससे क्या होगा, जो इस प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा जो लोग रोज़गार चाहते हैं, उससे उसकी प्रतिभाओं को खोज करने के लिए संघर्ष करने वाली साथ ही साथ इसमें कंपनियों आपस में जोड़ देगा, तो एक तरफ क्या होंगे जिनको रोज़गार चाहिए, वो इससे जुड़ जाएँगे, दूसरी ओर जो कंपनियाँ जो रोज़गार देना चाहती हैं और प्रतिभाएँ खोज रही हैं, तो दोनों क्या करेंगे, इस शो रील के द्वारा उसको जुड़ सकेंगे। ध्यान रखिएगा, ये हॉटमेल का स्टार्ट किया है। टीवीएस इंडस्ट्रियल एवं लॉजिस्टिक पार्क ने हासिल किया है एज एग्रीन प्रमाणन। तो क्या आपको बता दें, अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है कि किसने अभी हाल ही में एज एडवांस सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी, तो कौन सी है, टीवीएस इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है? तो इस टीवीएस इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया है, अपनी जितनी जो एनवायरनमेंट है उनकी कमिटमेंट के लिए देश भर में 13 औद्योगिक वेयर हाउस भवनों के लिए एज एग्रीम सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली पहली वेयर हाउस कंपनी बन गई है, क्योंकि जो भी काम पहली बार होता है, तो कहीं न कहीं आपसे क्वेश्चन में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न ये आता है कि एज एडवांस सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली देश की पहली कंपनी कौन-सी है? वो है टीवीएस इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है? लिमिटेड। इसके बारे में बात की जाए, तो एज होता क्या है? एक ग्रीन फील्ड सर्टिफिकेशन है। जब भी कहीं ग्रीन फील्ड की बात आए, मतलब क्या होता है जब कंपनियाँ नई खुलती हैं और एनवायरनमेंट उसमें की बात आती है, ये क्या करता है इमारतों की अधिक संसाधन कुशल बनाने पर ये सीधा केंद्रित होता है। टीवीएस अगर इंडिया लिमिटेड प्राइवेट की बात करें तो भारत में क्या है संगठित लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें लगभग क्या है 15 मिलियन वर्ग फुट औद्योगिक और वेयर हाउस स्पेस है। देश भर में 19 स्थल ऐसे मौजूदगी हैं जिसमें क्या-क्या है टीवीएस का इसमें सिस्टम चालू है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कहीं न कहीं, ठीक है? तो इसके अलावा आज बात करते हैं मज़दूरी दर सूचकांक में जो बेस ईयर है उनके चेंज कर दिया गया है, तो काफ़ी इंपोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिए सूचना को। क्या है कि जो मज़दूरी दर होती है, उनमें कैसे आप रुपए निर्धारित करेंगे, उसके लिए बेस ईयर पहले थे, उनमें क्या-क्या चेंजमेंट किया गया है। क्योंकि मज़दूरी काफ़ी बड़ा हिस्सा हमारे देश का तबका किसान हो या मज़दूर औद्योगिक श्रमिक हों, उनसे लिंक होता है, तो कहीं न कहीं करिए इसे इसको ध्यान रखिएगा। हुआ क्या है 24 नवंबर 2021 को न्यूनतम मज़दूरी एवं राष्ट्रीय आधार मज़दूरी पर एक स्पेशल पैनल ने क्या किया है, बेस ईयर 2016 के साथ-साथ वेज रेट इंडेक्स की नई श्रृंखला जारी कर दी, तो बेस ईयर क्या हो गया है 2016 हो गया, ध्यान रखिएगा। अब आपसे अगर प्रश्न आता है कि बेस ईयर कितना हो गया है इसका मज़दूरी दर का, तो बेस ईयर हो गया 2016। इसके बारे में अगर और फैक्ट की बात करें, तो आधार जो वर्ष है वो उसको 2016 मान लिया गया है। इसमें 2016 को 100 के साथ मज़दूरी दर सूचकांक की नई श्रृंखला शुरू की गई है। इसको किसने स्टार्ट किया है? तो सीधी बात है श्रम और रोज़गार मंत्रालय के एक संबंध कार्यालय है, श्रम ब्यूरो, उसके द्वारा इसको क्या किया गया, न केवल संकलित किया गया बल्कि इसको अनुरक्षित भी किया गया है। बेस ईयर 2016 इक्वल टू 100 के साथ ही जो होलसेल जो रेट जो सॉरी बेज रेट इंडेक्स है उनकी नई श्रृंखला जो 1963-65 से चली आ रही थी, उसको अब चेंज होगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि बड़ा बहुत बड़ा चेंज है। पिछले 50 सालों में चेंज हो रहा है। 1963-65 की जो बेस ईयर थी, तो उसको अब कहाँ चेंज कर दिया गया 2016 में। अब इसमें क्या होगा, जो वेज रेट इंडेक्स होगा उसमें श्रृंखला में क्या होगा, हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को पॉइंट बाय पॉइंट क्या होगा, आपके हाफ ईयरली बेस पे क्या किया जाएगा, वर्ष में 2 बार क्या किया जाएगा, इनको संकलित किया जाएगा, उनके हिसाब से मज़दूरी दी जाएगी। इससे होगा क्या, जो नई वेज रेट इंडेक्स अर्थात मज़दूरी जो श्रृंखला बनाई जाएगी, उसमें क्या होगा, इसमें जो वेटिंग डायग्राम होगा, वो व्यावसायिक वेतन सर्वेक्षण के उसके परिणाम के स्वरूप लिया जाएगा।
नई जो WRI श्रृंखला है इसको 2016 इक्वल टू 100 में क्या होगा, 37 उद्योगों को कवर किया जाएगा, जबकि 1963-65 में जो चीज़ें चल रही थी उसमें केवल 21 इंडस्ट्री थी जिनको शामिल किया गया था। इसमें जो 37 नए उद्योग होंगे उनमें से 30 उद्योग खनन क्षेत्र के होंगे, 4 उद्योग बागान क्षेत्र के होंगे, वहीं 3 उद्योगों शामिल इसमें जो क्षेत्र है वो नए शामिल होंगे, जो कि पुरानी श्रृंखला में केवल 14 वो थी। इसमें डाटा बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करेंगे आज इस एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत कर दी गई है। तो भारत गौरव ट्रेन क्या है? पूरे देश में क्या करेंगे, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए और टूरिज्म के जो आपका कमर्शियल जो इंडस्ट्री है उसके व्यापार को बढ़ावा करने के लिए भारतीय रेल ने 23 नवंबर 2021 को भारत गौरव ट्रेनों की शुरुआत की। ध्यान रखिए, आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत गौरव ट्रेन किसके लिए शुरू की गई है? ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। ये रेल मंत्री अपने जी हैं, इनके द्वारा इनको शुरू किया गया। तो देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण तक इस टाइम क्या है। अब क्या होगा, जितने ट्रेन है उनको निजी कंपनियों के हाथों में दे दिया जाएगा, अब उनको संचालित करेंगी और वो थीम बेस्ड सर्किट पे चला सकेंगे। मतलब अगर उन्होंने थीम बनाया है कि आप बौद्ध सर्किट पे चलाएँगे, तो जितने बौद्ध से संबंधित जितने कौशाम्बी है, कुशीनगर है, बोधगया है, आपका संकिसा है, इसमें कौशल है, जो पुराने इलाके हैं इनको क्या किया जाएगा, आपस में जोड़ के आप ट्रेन चलाइए और उसका बेनिफिट आप लीजिए। इससे होगा क्या, जो ऑपरेटर होंगे सरकारी या निजी क्षेत्र जो भी ऑपरेटर होंगे वो क्या करेंगे, अपने रेक और बुनियादी ढांचे का उपयोग करने का अधिकार उसको प्रदान कर दिया गया है। जिससे क्या हुआ होगा, वो कहीं न कहीं जहाँ तक भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे, अब उनके कार्य प्राइवेट सेक्टर द्वारा किए जाएँगे। इसमें क्या होगा, कोई भी संस्था ट्रेन को चला सकेगी, जिसमें राज्य सरकारें भी हो सकती हैं, केंद्र सरकार भी हो सकती है या कुछ निजी सेक्टर हो सकते हैं। इससे क्या होगा, कहीं न कहीं जो लोग क्या करेंगे और नए क्षेत्रों को इसमें खुलेगा। तो इसमें भारत जो गौरव नीति है, उनके अनुसार अगर बात की जाए तो कोई भी ऑपरेटर या सर्विस प्रोवाइडर कोई भी विशेष पर्यटन पैकेज के रूप में क्या करेगा, थीमेटिक बेस पे इसको चला सकेगा। इस व्यवस्था से क्या होगा, न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम कोच का जो कोडल जीवन होता है, उस तक आपको उसमें अधिकार मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, ऑपरेटर जो उसमें हैंडल करेगा, जो उसका मालिक बनेगा, वो उसके रूट को डिसाइड करने के लिए कहाँ-कहाँ पे चीज़ें रोकी जाएँगी, उनके पड़ाव कहाँ-कहाँ पड़ेंगे, साथ ही साथ कौन-सी सर्विस प्रोवाइड की जाएँगी और सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, कि वो ही इसमें शुल्क तय करेंगे। जैसे कहीं-कहीं कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में ट्रेन जो दी जा रही है, इससे कहीं न कहीं क्या होगा, हमारे घाटा होने की उम्मीद है, इसलिए इसमें कहीं विरोध भी किया जा रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा, तो आपसे क्वेश्चन ये आएगा, भारत गौरव योजना किससे संबंधित है? तो भारत गौरव योजना ट्रेन से संबंधित है, जिसको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न आपका है कि रेडियो कॉलर की शुरुआत हुई तो हुआ क्या है? एक एनजीओ है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया, WWF आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड वाइड फंड, जिसमें आई और लगाते हैं तो कहाँ हो गया, इंडिया का। इसमें क्या हुआ है, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने के सहयोग से क्या हुआ है, असम क्षेत्र में लगाया गया। ध्यान रखिए किस राज्य में लगाया गया है, असम क्षेत्र में। यहाँ के वन विभाग द्वारा नवंबर 2021 में असम के एक जिला है सोनितपुर, उसमें पहली बार एक जंगली हाथी पर रेडियो कॉलर फिट कर दिया गया है। आप देखिए जो हाथी यहाँ पे लेटा हुआ है, इसको बेहोश कर दिया गया है पहले। तो यहाँ पे सीन क्या गया, ये हाथी लेटा हुआ है, यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा बेल्ट सा इसके गले में डाल दिया गया है, यही है रेडियो कॉलर। रेडियो कॉलर में होता क्या है, रेडियो कॉलर में एक जीपीएस लगा होता है, जो क्या होता है, हाथी कहाँ-कहाँ पे रहते हैं, उनके बारे में ना केवल जानकारी प्रोवाइड कराएगा, बल्कि अगर इसके बारे में और बात करें तो इसकी अगर पहले रेडियो कॉलर की बात कर लें, तो रेडियो कॉलर 8 केजी इसका वेट है और इसके हाथी के गले में फिट किया जाएगा। तो WWF की अगर बात करें, यहाँ पे WWF फाइटिंग वाला नहीं है, वर्ल्ड वाइड फंड है, उसके अनुसार बात की जाए, तो जो कॉलरिंग सिस्टम किया जा रहा है, इसका उपयोग उपयुक्त उम्मीदवार को क्या होगा, आमतौर पे एक कोई जो यंग हाथी है उसके ऊपर पहचान की जाती है और उसमें क्या होता है, शामक के प्रयोग से शांत करना, यानी कि सेडेटिव करके उसको बेहोश करके या उसको क्या है, जब उसको आराम से कर लेते हैं, उसमें उसको या तो उसे गले में कॉलर फिट कर दिया जाता है, फिर क्या होता है, जानवर को दोबारा से क्या कर सकता है, फिर जब वो उसको होश आता है, फिर वो उसे पैंधे घूमता रहता है। इससे फ़ायदा क्या होता है स्कॉलर को? स्कॉलर से उसके दौड़ने के, चलने के, खाने-पीने के आदत के बारे में आपको समझने में क्या करेगा, ये कॉलर से एक्सेलेरोमीटर भी इसमें जोड़ सकते हैं कि कितनी स्पीड से चल सकता है, क्या होता है, सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि रेडियो कॉलर कहाँ किस राज्य में किस हाथ लगाया गया है? वो है असम राज्य में लगाया गया है, ठीक है? देखते हैं अगली बात, बात करेंगे एक्रोस योजना के बारे में। तो एक्रोस योजना को अगर पहले फुल फॉर्म आप पता कर लीजिए, तो अपने आप ही पता चल जाएगा किस चीज़ से संबंधित है। ये पर्यावरण से संबंधित योजना है, तो इसमें क्या है, एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च, मोल्डिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया एक्रोस, अर्थात वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान, मॉडलिंग प्रक्षेपण प्रणाली एवं सेवाओं, इसको बोला गया एक्रोस। उसके लिए क्या है, एक अम्ब्रेला योजना है, इसके अंतर्गत 8 उप योजनाएँ भी शामिल की गई हैं और इसके लिए सरकार ने 2021 से 26 तक के लिए 2135 करोड़ रुपए के क्या हुआ है, मंजूरी भी दे दी है इस रुपए की। तो देखते हैं इस योजना के बारे में है क्या बेसिकली। इसमें क्या होगा, इसमें इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट की बात करें, जो एक्रोस योजना है, तो इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है, एक्रोस योजना को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जा रहा है। इसमें न केवल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय बल्कि इसके साथ और अन्य मंत्रालय जैसे भारतीय मौसम विभाग, विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि पूर्व
अनुमान केंद्र, भारतीय अन्वेषण मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय महासूचना सेवा केंद्र, इसमें इस टाइप की ज़्यादातर इकाइयाँ शामिल हैं। तो इसमें बेसिकली बात किसकी होने वाली है, तो ये क्या करेगा, एक्रॉस योजना क्या करेगा, जितना भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ लग के क्या करेंगे ये वायुमंडल विज्ञान कार्यक्रमों से संबंधित है, जो न केवल मौसम का बल्कि जलवायु की सेवाओं के विभिन्न पहलुओं पर आपको बताएँगे। मतलब अगर आपको जलवायु की और मौसम की सटीक जानकारी चाहिए होगी, ये क्रॉस योजना इसको स्टार्ट किया गया है, ये शुरू करेगी आपको प्रोवाइड करने के लिए। ध्यान रखिएगा, एक क्रॉस योजना है, वो किसके लिए शुरू की गई है? ये जलवायु और मौसम परिवर्तन के बारे में जानकारी देने के लिए। आपकी अगली जो योजना बात है वो करेंगे स्वदेश परियोजना के बारे में और देखते हैं इसके बारे में क्या खास है। तो और स्वदेश परियोजना की बात करें, स्वदेश परियोजना को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक नया उसमें है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र अर्थात नेशनल, जो इसमें जो बात आ रही है ब्रेन रिसर्च सेंटर, इसने हाल ही में एक विशिष्ट मस्तिष्क का पहला योजना स्वदेश विकसित किया। ध्यान रखना, ये देश का पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्वदेश जो परियोजना है वो किससे संबंधित है, वो आपका जो मस्तिष्क है इसके अनुसंधान से संबंधित है। इसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के द्वारा चालू किया गया है। तो इसके द्वारा क्या करेगा, कहीं न कहीं आपके मस्तिष्क के अंदर कुछ चीज़ें गड़ना है, उसके रिसर्च के ऊपर बात की जाएगी। ध्यान रखिए स्वदेश योजना के बारे में। स्वदेश पहल इसके अंतर्गत बात की जाए, इसमें है क्या? स्वदेश पहल के अंतर्गत न्यूरो इमेजिंग अर्थात अंदर आप कैसी कल्पनाएँ करते हैं, कैसे आप इमेज बनती है, उसके बारे में। न्यूरोकेमिकल कैसे अंदर क्या-क्या रिसर्च वो केमिकल जनरेट होते हैं, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट डाटा एनालिटिक्स पर केंद्रित है, जो कि मस्तिष्क में जो भी आपकी जो कमियाँ आती हैं, आपकी आपकी जो भी कहीं कहीं न कहीं क्या आता है, कहीं-कहीं बीमारियाँ आती हैं, उनके ऊपर एक जो रिसर्च है, उसको सुलभ करने की बात की गई, ध्यान रखिएगा। तो जो स्वदेश योजना है, वो किसके ऊपर है? ये हैंड करेगी किसको? भारत जो मस्तिष्क की योजनाएँ होती हैं, उसके बारे में जानने के लिए, मस्तिष्क में कैसे केमिकल लोचा हो रहे हैं या फिर क्या-क्या इमेज बन रही है, इन सारे के बारे में रिसर्च करने के लिए इसको ये समर्पित किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा? गुणवत्ता नियंत्रण, डेटा विश्लेषण, रिपोर्ट और डेटा बैकअप सारे इसमें प्रदान किए जाएँगे। तो अगर आपको बता दें, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर भारत में कहाँ पर स्थित है? ये मानेसर में है। मानेसर कहाँ है? गुरुग्राम ये हरियाणा की बात है। तो भारत का एकमात्र संस्थान है, जो तंत्रिका सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसके अनुसंधान और शिक्षा के ऊपर ये समर्पित है। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है? तो स्वदेश योजना के बारे में बता दिया। ये स्वदेश पहल है, वो किसके लिए? ये मस्तिष्क की रीडिंग के लिए शुरुआत की गई है। इसका जो केंद्र वो कहाँ है? मानेसर के अंदर है, गुरुग्राम में। अगली बात करेंगे रिवर सिटीज़ अलायंस के बारे में, अर्थात जो रिवर सिटी यानी जो नदियों के किनारे सिटी है, उनके अलायंस के बारे में क्या बात हुई है, क्या बातें आ रही हैं। तो 25 नवंबर 2021 की बात है। इसको केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो इस टाइम हमारे हैं, केंद्रीय जल मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। इन्होंने क्या किया है, शहरी नदियों में सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो सके, उसके विचार को चर्चा करने के लिए और सूचनाओं के आदान-प्रदान करने के लिए भारत के अंतर्गत क्या किया है, जितने भी शहरी नदी देश हैं, राज्य हैं या शहर हैं, उनके क्या किया है, एक समर्पित मंच तैयार कर लिया है, जिससे आपस में इंटरकनेक्टिंग बन सके। उसका नाम है रिवर सिटीज़ अलायंस। उनका इन्होंने शुभारंभ किया है, जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। रिवर सिटीज़ अगर हम अलायंस की बात करें, इसमें क्या खासियत है, क्या अगर बात करें, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें, इसमें क्या है, दुनिया तरीके का ये पहला गठबंधन है, जिसमें 2 मंत्रालय शामिल किए गए हैं, जिसमें एक जल शक्ति मंत्रालय और दूसरा आवास और शहरी मंत्रालय, मतलब कि जल का यूज़ आवास शहरों में कैसे हो रहा है, इनके लिए 2 मंत्रालयों को आपस में इंटीग्रेट किया गया है। इसमें न केवल नेटवर्किंग की बात इसमें शामिल की जाएगी, बल्कि कहीं न इनकी क्षमता निर्माण की और तकनीकी सहायता की बात की जाएगी। तो रिवर सिटी अलायंस में भाग लेने वाले जो शहरों की अगर बात करें, तो आप नाम सुन लीजिएगा। इन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर कहीं-कहीं होगा इम्पोर्टेंट। देहरादून है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ये सारे उत्तराखंड के हैं। श्रीनगर है, वो तो आपको पता ही है जम्मू-कश्मीर का। बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर है, पटना है, बेरामपुर है, हुगली, चिनसुरा, हावड़ा है, जंगीपुरा है, महेशखती है, राजमहल है, साहिबगंज है, अयोध्या है, बिजनौर है, ये बिजनौर आ जाता है, अयोध्या आ जाती है आपके यूपी में, फर्रुखाबाद है, कानपुर है, मथुरा वृंदावन है, मिर्ज़ापुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, औरंगाबाद है, चेन्नई है, भुवनेश्वर है, हैदराबाद है, पुणे है, उदयपुर है और विजयवाड़ा है। ध्यान रखिएगा, ये रिवर सिटीज़ का अलायंस है, मतलब कि एक ग्रुप है, उसमें आपस में बात की जा रही है। इसके सचिवालय की अगर बात की जाए, इसका सचिवालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के समर्थन से राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान में स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा इसमें कि पानी गुणवत्ता कैसे यूज़ हो रही है उसके बारे में और आवास में क्या-क्या हो रहे हैं, तो 2 मंत्रालयों को बनाकर जल शक्ति मंत्रालय और जल और इसके बाद शहरी आवास मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट करके इसको योजना को बनाया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़रूर प्रश्न में हम कहीं-कहीं आएगा ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कि 2021 का बुकर प्राइज़ जीतने वाला इंसान कौन है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 3 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका के एक लेखक हैं डेमन गलगुड, इन्होंने अपने उपन्यास द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 नवंबर 2021 को ये आपको प्राइज़ दिया गया है और 3 नवंबर 2021 को प्राइज़ कहाँ किसको मिला है? ये दक्षिण अफ्रीका के लेखक हैं डेमन गुलगट।
ठीक है? डेमन जो गलगुट हैं, इनको ये प्राइज़ दिया गया, तो अगर गलगुट को ये प्राइज़ मिला है, तो कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट है, साउथ अफ्रीका के जीतने वाले हैं। ऊपर से क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में अक्सर ये प्राइज़ बहुत कम लोगों को मिलता है, तो अगर इनको मिला है, तो ज़रूर आपकी चर्चा में आएँगे, तो इसको अपना में आप ध्यान रखिएगा कहीं न कहीं। ये उपन्यास जीतने वाले कौन हैं? बुकर प्रास पुरस्कार काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो बुकर पुरस्कार जीतने वाले हैं डेमन गलगुट, और ये कहाँ के हैं? अफ्रीका के हैं, और इन्होंने किस पे जीता है? द प्रॉमिस, इनका जो उपन्यास वो क्या है? द प्रॉमिस। तो ये हैं डेमन गैलकेट, इन्होंने जीता है पुरस्कार, और इनको किसके लिए दिया है? द प्रॉमिस के लिए, ठीक है? ये हैं, इनको अवार्ड मिला है, और इसमें देखें, इससे पहले 2030 में इन्हें द गुड डॉक्टर और 2010 में इन अ स्ट्रेंज रूम के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन उस टाइम ये बुकर प्राइज़ नहीं जीते थे। लेकिन इस बार डेमन गुलगिट द प्रॉमिस के लिए जीत गए हैं। इनके बारे में बात की जाए तो 1974 में नादिन गॉर्डिमर, और 1983 और 99 में 2 बार जीतने वाले जेएम कोएत्जी के बाद बुकर पुरस्कार जीतने वाले तीसरे अफ्रीकी जे नोवेलिस्ट हैं, तो तीसरे अफ्रीका में हैं। तो बुकर पुरस्कार की बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, तो इसमें देखते हैं क्या ख़ास है। तो बुकर पुरस्कार है, इसकी शुरुआत की गई है 1969 में, ठीक है? 1969 में इसको शुरुआत किया गया है। यह किसी भी देश के लेखकों द्वारा अंग्रेजी में, जब तो ध्यान रखिए बुकर पुरस्कार किस भाषा के लिए लिखने वाले उपन्यास दिया जाता है, जो किसमें लिखा हो? इंग्लिश में। तो इंग्लिश वाले पुरस्कार से बात होती है। तो अंग्रेजी में लिखे जाने वाले यूनाइटेड किंगडम या फिर क्या हो, आयरलैंड में इनको पब्लिश किया जाए। मतलब क्या, पहला क्या है, एक तो क्या हो, आपको लिखा कहाँ पे जाए, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। और इसको क्या हो, कहाँ-कहाँ इसको किस दो, या तो यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड में, या फिर कहाँ हो, आयरलैंड में। जब इनको इसमें प्रकाशित किया जाएगा, तो ऐसे फिक्शन को ये बुकर पुरस्कार मिलता है। इसके लिए आपको कुल 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। तो स्कॉटलैंड के रहने वाले जो लेखक हैं, 24 वर्षीय डगलस स्टूट, उनके पहले उपन्यास सग्गी बैन के लिए ये बुकर पुरस्कार 2020 दिया गया, ध्यान रखने का। 2020 में पुरस्कार मिला था सग्गी बैन को, और इस बार मिला है 2021 का डेमन गलगुट को, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करेंगे सचेत के बारे में, और सचेत मतलब आपको जागरूक करना। तो जनता की शिकायतें दर्ज करने के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति तंत्र के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित एक पोर्टल है सचेत। इसको काफ़ी संख्या में डिजिटल ऋण प्रदान करने वाले ऐप्स के खिलाफ शिकायतें मिली हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल ऋण के नाम पर क्या करते हैं, कहीं न कहीं धोखाधड़ी हो रही है। ये आरबीआई पे इस पोर्टल के द्वारा, सचेत पोर्टल पर क्या हुआ है, कहीं न कहीं शिकायतें मिली थी, ध्यान रखिएगा। बचत में इसका आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो इसका प्रचार अमिताभ बच्चन जी कर रहे हैं इस वाले ऐप का। तो सचेत में अब क्या होता है, इसमें किसी भी योजना के तहत जो भी जमा पैसे हैं वापस ना करने वाली किसी भी संस्था के खिलाफ शिकायतें हों, तो आप आरबीआई के सचेत पोर्टल पर शिकायतें कर सकते हैं। तो आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उसी की तरह इसको चालू किया गया है। तो जनवरी 2020 से लेकर मार्च 2021 की बात की जाए, इसमें कुल मिलाकर 2562 शिकायतें आ चुकी हैं। जहाँ तक सबसे बड़ी शिकायतें करने वाला राज्य महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना वगैरह हैं। ध्यान रखिएगा, सचेत किसके लिए है? आरबीआई द्वारा शुरू की गई है। अगर कोई आपसे धोखाधड़ी होती है, आप वहाँ पे शिकायत करिए। इसके अलावा 2 और बातें करने वाले हैं कि 11 नवंबर 2021 को ओडिशा के इस टाइम मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, इन्होंने क्या हुआ है, स्कूल ट्रांसफॉर्मिंग प्रोग्राम शुरू किया। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है स्कूल ट्रांसफॉर्मिंग, अगर स्कूल में जो कायाकल्प होगा, उसका कहाँ शुरू किया गया, तो अभी हाल ही में ओडिशा में किया गया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी ने 16 नवंबर 2021 को राज्य की पूरी आबादी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उपलब्धता के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना द्वारे राशन, द्वारे मतलब आपके गेट पे राशन आएगा, योजना शुरू की है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न ये आता है कि द्वारे राशन परियोजना किस राज्य की है, तो किसकी है? वेस्ट बंगाल की है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ममता बनर्जी जी ने इसको शुरू किया है, कौन-सी? द्वारे राजन परियोजना, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगली योजना है ओ स्मार्ट योजना। लगता है वो कि अभी जैसे हमारे गृह मंत्री जी ने ओ दीदी करके बुलाया था, उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने स्टार्ट कर दी है, ओ स्मार्ट योजना। ओ स्मार्ट योजना की अगर फुल फॉर्म देखेंगे, तो ओशियन सर्विसेज़, मॉडलिंग, एप्लीकेशन, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी अर्थात ओ स्मार्ट। तो इसको महासागरीय सेवाएँ, मॉडलिंग, इसके यूज़ और संसाधन और प्रौद्योगिकी के नाम पर 2021 में छब 26 की अवधि के दौरान इसको जारी रखने की मंजूरी दी, यानी 2000 कब से चलेगी, 2021 से लेकर ये आपकी 2026 तक ये आपकी जारी रहेगी। कौन-सी योजना? ओ स्मार्ट योजना, एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत होगा क्या, इसका उद्देश्य क्या है? हमारे जितने भी महासागर हैं, अरब सागर, बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर है, उसको नियंत्रण ना करे क्या करें, हमको रिव्यू करते रहें। साथ ही साथ उसका पूर्वानुमान कर लें मौसम के बारे में, उसकी सर्विसेज़ क्या हैं, हमें प्रोवाइड करता है, उसके बारे में जानकारी मिले। साथ ही साथ हमारे जितने भी समुद्र के जितने भी संसाधन रिसोर्सेज़ हैं, चाहे वो जीवित हों या निर्जीव हों, उनका हम क्या करें, सस्टेनेबल दोहन करें। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और उसकी जो हम लगातार जो रिसर्च करते रहते हैं, उनके खोजें करते हैं, उनके सर्वेक्षणों का विकास करना है, और समुद्री विज्ञान में फ्रंट रैंकिंग अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हमने ये कार्य किया है। ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि ओ स्मार्ट योजना किससे संबंधित है, तो ओ स्मार्ट योजना, ओ से ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है? ये ओशियन से संबंधित ये योजना है, ठीक है? देखते हैं आज की अगली योजना। नीति आयोग ने अभी क्या किया है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक अर्थात
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है, तो इसके बारे में देखते हैं क्या ख़ास है। तो सरकारी थिंक टैंक है, सरकार की जितनी सोचने का कार्य करता है, वो किसका काम अब कौन सँभालता है? नीति आयोग किया जाता है। तो इसने पहली बार ये डाटा निकाला है, तो इसको इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा। पहली बार क्वेश्चन आ सकता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अर्थात बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो नवंबर 2021 में इसने पहली बार जारी किया है। उनके इंडेक्स के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा क्या है, 50% से अधिक लोग क्या हैं, अगर एग्ज़ैक्ट डाटा देखें तो लगभग 51.9% शायद डाटा रहता है। उसमें क्या है, लोग गरीब हैं, ऐसी बात इस डाटा के अंदर निकल के आ रही है। तो ये आप इसमें डिटेल में देख लीजिएगा, कहीं न कहीं बिहार के ऊपर ये काफ़ी बड़ा तमाचा है उस राज्य के लिए कि आपकी जो सुविधाएँ हैं वो किस स्तर पे जा रही हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे आ जाए, बराबरी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया था? नीति आयोग के द्वारा ये किया जाता है। इसमें सबसे सर्वाधिक जो गरीब राज्य इसमें कौन-सा आके आया है, वो कौन-सा आया है? बिहार निकल के आए हैं। यहाँ पे 51.9% लोग क्या हैं, गरीब हैं। और इसमें देखें वहीं पर केरला में केवल 0.7% लोग गरीब हैं, तो आप देखिए कितना बड़ा अंतर है हमारे 2 राज्यों के बीच में, एक उत्तर का, एक दक्षिण राज्य का। राजस्थान जैसे बड़े राज्य में भी केवल लगभग साढ़े 29% वही 30% के आस-पास लोग गरीब हैं। तो काफ़ी बिहार को आगे और कोशिश करने की ज़रूरत है, इसकी हालत ज़्यादा दिक्कत वाली है, ठीक है? देखते हैं इसमें क्या-क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट की बात करें, इस सूचकांक के अनुसार बिहार में मैंने आपको बता दिया है सबसे अधिक गरीब हैं, 51.9% हैं। सबसे अधिक गरीबी कहाँ पे दिखाई पड़ रही है? बिहार के अंदर आपको सबसे अधिक गरीबी दिखाई पड़ रही है। बिहार के अलावा अगर हम और बातें करें तो देखते हैं बिहार के अलावा कौन-सा राज्य है, जिसके आगे और गरीब है। तो बिहार के अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें झारखंड का नंबर आता है। झारखंड में क्या हुआ है, लगभग 42.16% लोग गरीब हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 37.79 मतलब कि 38% लोग गरीब हैं, वही दूसरा सिलसिला है। वहीं केरल की बात करें सबसे कम जनसंख्या केरल की लगभग 1% से भी कम 0.7 1% क्या है, कम गरीब है। फिर पुडुचेरी का नंबर आता है, लक्षद्वीप का नंबर आता है। सबसे गरीब कौन है? बिहार। सबसे कम गरीब है सिक्किम। अगर राष्ट्रीय बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है, इसकी हम आधारभूत रिपोर्ट की बात की जाए तो इसको किसने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 2015-16 के संदर्भ में इसको जारी किया गया है। इसमें दादरा और नगर हवेली 27.36%, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 12.58%, दमन और दीव 6.82%, चंडीगढ़ 5.97% सबसे गरीब केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में उभरे हैं। तो अब आपसे आए कि सबसे गरीब राज्य कौन-सा है? तो सबसे गरीब राज्य की बात आएगी तो कौन-सा आ जाएगा? आपका बिहार आ जाएगा। वहीं पे अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, दादर नगर हवेली, दमन और दीव है, उसको सबसे गरीब घोषित किया गया है। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय गरीबी जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, इसको ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि विश्व स्तर पर एक स्वीकृत क्रिया कार्य प्रणाली का उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत बेसिकली देखा जाता है कि अगर कोई राज्य गरीब है या अमीर है, तो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? इसमें 3 किया गया था, 3 आयामों को इसमें शामिल किया जाता है। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है जीवन का स्तर, ठीक है? तो 3 इसमें चीज़ों को टारगेट रखा जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, इन तीनों को मिलाकर क्या किया जाता है, कहीं न कहीं आपके बारे में सब बताने की कोशिश की जाती है। और हम इसके बारे में डिटेल में आपको देखें कि इसमें और क्या-क्या ख़ासियत है। इसमें क्या होगा, इसमें जो जीवन स्तर में जो पोषण होगा, उसको भी शामिल किया जाता है कि मतलब कि आप कहीं पे कैसा खान-पीन चल रहा है, स्कूल में आपकी प्रेज़ेंटेशन कैसा है, स्कूल शिक्षा में आपने कितने वर्ष पढ़ाई की थी शिक्षा के अंतर्गत, लिविंग स्टैंडर्ड में आपको पेयजल कैसा मिल रहा है, स्वच्छता कैसी है, आवासें कैसे मिल रहे हैं, आपको बैंक खाते खोलने में जैसे कैसे आसानी मिलती है या कैसे डिफ़िकल्ट है, इस टाइप के 12 इंडिकेटर यूज़ करके इसमें ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को यूज़ किया जाता है। बात करेंगे कॉप 26 शिखर सम्मेलन के बारे में और कॉप 26 आपको पता होना चाहिए स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया गया है। तो ध्यान आए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कहाँ आयोजित किया गया है? सब आपसे क्वेश्चन आ जाए, तो इसको कहाँ किया गया है? ग्लासगो के अंदर आयोजित किया गया है। कहाँ पे ये? स्कॉटलैंड के अंदर है। इस वर्ष का कितना नंबर का था? 26वें नंबर का था। इसके अंतर्गत मीथेन उत्सर्जन में कटौती और वनों को बचाने के संकल्प के रूप में इसमें बातचीत की गई है। इसकी कटाई को रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने क्या किया है, एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस मीथेन के उत्सर्जन को कम करने में संकल्प लिया है। आप ध्यान रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैस भी क्या करती है, आपको ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लगभग 90 देशों को क्या हुआ है 2020 के स्तर से 2030 तक मीथेन के उत्सर्जन में 30% तक कम करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ के नेतृत्व वाले प्रयास में इसको शामिल किया गया है। मतलब अगर आपने 2020 में कुल मिलाकर अगर आपने 100% मीथेन, मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, 100 यूनिट अगर मीथेन आपने क्या की थी, उसमें एमिशन किया था, तो आप 2030 में क्या करिए, केवल 70 यूनिट का क्या करिए, एमिशन कीजिए, 30% की आप कटौती करिए। इसमें टारगेट किए गए हैं। इसमें 90 देशों के लगभग 2020 से लेकर 2030 तक मैंने बोल दिया 30% की बात कही गई है। तो आपको बता दें मीथेन में इसने क्यों बोला है, क्योंकि मीथेन क्या पता आप सबने नाम सुना, बदनाम कर दिया CO2 को। CO2 तो ज़्यादा है इसलिए ज़िम्मेदार है, लेकिन CO2 की अगर तुलना में बात की जाए तो मीथेन क्या करती है, ये वायुमंडल में अधिक कम समय के लिए रहती है, लेकिन पृथ्वी को गर्म करने में ये CO2 से 80 गुना ज़्यादा ज़िम्मेदार होती है, ज़्यादा प्रभावशाली होती है मीथेन, इसलिए इसकी बात की गई है। आपको बता दें,
इसमें चाइना, रसिया और भारत ने इस पे साइन नहीं किए हैं, जबकि ऑस्ट्रिया ने इस पर क्या किया है, समर्थन के लिए कोई कमिटमेंट नहीं किया है। ये इम्पोर्टेंट राज्य ये शामिल नहीं हो रहे, तो देखते हैं कैसे कार्य करेंगे। अगर हम बात करें वन क्षेत्र के बारे में, तो विश्व संसाधन की एक संस्था है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट। इसके अनुसार अगर बात की जाए, तो वर्ष 2020 में दुनिया के अंदर लगभग 2,58,000 वर्ग किलोमीटर अर्थात 1 लाख वर्ग मील का वन क्षेत्र क्या हुआ, लगातार नुकसान हुआ है 2020 के बाद से। वर्ल्ड वाइड फंड जो बात पहले कर चुके, उसके अनुमान में ऐसा माना गया है कि हर मिनट के अंदर पूरे वर्ल्ड में 27 फुटबॉल मैदान के बराबर क्या हो रहा है, वन क्षेत्र नष्ट हो रहे हैं, ये दिक्कत है। और एक फैक्ट की इसमें और बात कर ली जाए, इसमें आप देखिएगा, ब्राज़ील में 2030 तक अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 43% की पिछली जो कमिटमेंट थी, उसकी तुलना में उन्होंने अब 50% की कटौती करने के लिए एक नया कमिटमेंट जारी किया है। अगर ब्राज़ील इसमें सक्षम होता है, वो इसमें सही करता है, तो कहीं न कहीं हमारे सबके लिए क्या होगा, एक सबक होगा और हम भी क्या करें, उसमें कोशिश करें इसको सही करने में, ठीक है। बात करेंगे फिशिंग कैट के बारे में। आप देखिए, फिशिंग कैट सिंपल सी है, मतलब ऐसी कैट, ऐसी बिल्ली जो क्या करती है, फिश फिश को क्या करती है, उसका खाद्य भोजन होता है। तो आम तौर पे ये कहाँ पाई जाती है? आर्द्र क्षेत्र में, मतलब जहाँ पर क्या होता है, कीचड़-विचड़ होता है, पानी होता है, उसमें पाई जाती हैं। और आर्द्र भूमि में भी क्या होता है, 2 टाइप की पाई जाती हैं। एक ऐसी कि या तो मतलब ये फिशिंग कैट क्या होती है, या तो आर्द्र भूमि पाई जाती हैं, या क्या पाई जाती हैं, आवासों में पाई जाती हैं, मतलब घरों के आस-पास पाई जाती हैं, ठीक है? तो 2 कौन-सी हो गई, या तो आपको वेटलैंड में पाई जाएँगी, या फिर कहाँ पाई जाएँगी, आवास के अंदर पाई जाएँगी। इसमें क्या होगा, मैंग्रोव और दलदली आवास जो होते हैं, वहाँ पे ये आर्द्र भूमि में पाई जाती हैं। तो फिशिंग कैट बेसिकली भारत में कहाँ पाई जाती है, पूर्वी घाट पर, अलग-अलग स्थानों पर पाई जाती है। पूर्वी घाट अगर बात करें, अब आपका इंडिया का नक्शा कुछ इस तरीके से, अगर आप देखिए, कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो क्षेत्र है, तो ये क्या है, पूर्वी घाट नक्शा है, इसके बारे में इसमें बात करी गई है। ये लोग इसमें बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ फिशिंग कैट की बात। तो अगर पूर्वी घाट की बात होगी, तो इसमें अगर स्पेसिफिक देखें कहाँ-कहाँ पाई जाती है, तो वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश के सुंदरबन के अलावा, चिल्का लेगून आपने पता होना चाहिए, चिल्का लेगून कहाँ पे है? तो चिल्का लेगून बेसिकली है कहाँ पे? चिल्का लेगून है आपकी उड़ीसा के अंदर, वहाँ पर पाई जाती है। और उसके आस-पास के आर्द्रभूमि जितने क्षेत्र हैं, वहाँ पर पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के कोरिंगा और कृष्णा मैंग्रोव में फिशिंग कैट का यहाँ पे निवास स्थान है, वहाँ पर ही पाई जाती है। अगर इसमें देखें, इस फिशिंग कैट के बारे में बात की जाए, तो इसका जो वज़न अगर देखें, तो 15 किलोग्राम के आस-पास होती है, और जो घरेलू बिल्ली होती है, उससे थोड़ा इसका साइज़ बड़ा होता है। घरेलू बिल्ली 10-12 केजी की होगी, तो ये 15 केजी की होती है। इसका बेसिकली ये फिशिंग कैट का क्या है, ये जैसे हमारे घरों की बिल्लियाँ दूध पी लेती हैं, ये बेसिकली क्या करती है, मछली को खाने का कार्य करती है। और साथ-साथ इसको, मछली को खाने के लिए इसमें एक स्पेशल टाइप की जीभ पाई जाती है, और ये क्या है, एक तरीके की निशाचर है, यानी रात में जगने वाला प्राणी है। अगर आईयूसीएन रेयर लिस्ट में देखें, इसमें क्या इसकी स्टेटस है, तो आईयूसीएन में इसको वल्नरेबल स्पीशीज़ के रूप में, अर्थात असंवेदनशील प्रजाति के रूप में शामिल किया गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आईयूसीएन में इसको असंवेदनशील रखा गया है, तो काफ़ी चर्चा में रहती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करेंगे एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22 के बारे में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की जाए, तो भारत और जर्मनी की साझेदारी की नीति के तहत 23 नवंबर 2021 को सस्टेनेबल डेवलपमेंट शहरी सूचकांक है, और उसका डैशबोर्ड इसको जारी कर दिया गया है। इसमें आप देखिए, अर्बन एरिया 57 एरियाज़ थे, 77 इंडिकेटर थे, 46 उनके टारगेट थे। इसमें टॉप रैंक फर्स्ट किसने की, शिमला ने की है, दूसरा कोयम्बटूर रहा है, तीसरा चंडीगढ़ रहा है। वही इसमें फैक्ट है। तो आपको बता दें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो शहरी होता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसमें एक नीति आयोग, इसमें नाम याद रखिएगा, तो नीति आयोग इम्पोर्टेंस है, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगर हम इम्पोर्टेंस में फैक्ट्स की बात करें, क्या-क्या खास हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल की बात होती है, अगर इसके में देखा जाए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो शहरी सूचकांक है और डैशबोर्ड है, इसको क्या है, वो मैंने बता दिया आपको। 46 आपके टारगेट थे, इंडिकेटर 77 थे, और 56 शहरों में क्या किया गया था, इसका सर्वे किया गया था, और 56 शहरों को इसको कहीं न कहीं क्या किया है, रैंकिंग उसमें प्रदान की गई है। इसके बारे में आप बात देखिएगा, ठीक है? तो प्रत्येक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या होता है, जो शहरी क्षेत्र होते हैं, उनको 0 से लेकर 100 के पैमाने पर रैंक दिया जाता है। यहाँ 100 के स्कोर का अर्थ क्या होता है, शहर क्षेत्र में 2030 तक जितने भी निर्धारित लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त कर लिया जाएगा, तो उनको 100 नंबर दिए जाते हैं। अगर किसी को 0 मार्क्स मिलते हैं, इसका मतलब क्या है, कि जो भी सिलेक्टेड जो क्षेत्र था, उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या हुआ, काफ़ी पीछे रह गया है। तो शहरी सूचकांक को अगर हम इसको देखें, किस-किस बेस पे क्या-क्या इन्होंने क्या किया है, डिवीज़न दिया है, तो कहीं कर आकांक्षी जिले होते हैं, जिनका स्कोर 0 से 49 के बीच में रहता है। अच्छा प्रदर्शन करने वालों को परफॉर्मर कहते हैं, जो 50 से 64 के बीच में अपना स्कोर लाते हैं। अगर बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन कर लिया है, तो उसको बोलते हैं फ्रंट रनर, और फ्रंट रनर के लिए स्कोर होता है 65 से 99, और जिसने अपना पूरा टारगेट प्राप्त कर लिया होता है, उसे बोलते हैं अचीवर, उसको 100 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, 4 कौन-कौन से रैंकर हैं, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। इस सूचकांक में देखें, तो सबसे टॉप किसने लिया है, शिमला आया है, फिर कोयंबटूर आया, तीसरे पे चंडीगढ़ आया, जितने 24 इन्होंने शहरों ने जो भाग लिया था, तो इसमें 56 शहरों ने, सॉरी। तो सबसे लास्ट में कौन आया है, 56वें नंबर पे धनबाद आया है। ये वही धनबाद है जहाँ पर गैंग्स ऑफ वासेपुर की आपने अगर मूवी देखी, तो उसमें चर्चा की गई है।
उससे ऊपर मेरठ है और 54वें नंबर पे ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट और न्यूज़ देख लेते हैं। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने क्या किया, वहाँ पर एक और योजना शुरू शुरू की, इसका नाम है श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना। इसकी इन्होंने आधारशिला रखी है। तो जो श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना है, ये क्या है, 12वीं शताब्दी की श्री जगन्नाथ जो मंदिर है, जो पुरी के अंदर है, उसमें 75 मीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र है, उसको विकसित किया जाएगा। जैसे आपने आपने देखा होगा, जो अपने मोदी जी ने काशी विश्वनाथ के अंदर उन्होंने परिक्रमा क्षेत्र को बनाया है, उसी हिसाब से। ग्लो ब्लू अभियान के बारे में बात करेंगे तो गो ब्लू जो कैंपेन है वो क्या है, संयुक्त राज्य एजेंसी है यूनिसेफ, उसके द्वारा शुरू किया गया है। इससे क्या होगा, ब्लू का मतलब क्या होता है, आपको जो सागर के अंदर पानी वानी है उसी स्तर कुछ क्वेश्चन रहा होगा। तो वर्ल्ड स्तर पे क्या करेगा, ये बाल अधिकारों से संबंधित है। गो ब्लू कैंपेन, इसमें क्या होता है, दुनिया भर में जो बच्चों के अधिकारों के लिए, संरक्षण के लिए, उनके एकजुटता बनाने के लिए, साथ ही साथ दुनिया के जितने भी प्रतिष्ठित स्थल हैं उनको नीले रंग से इसमें रोशन कर दिया गया था, मतलब जो बहुत सी बिल्डिंग थी। तो गो ब्लू कैंपेन क्या था, बच्चों के अधिकार करने के लिए बड़ी-बड़ी इमारतें थी, उनके अंदर रात में क्या गया था, लाइट थी, उसको नीले रंग से रंगा गया, ठीक है? वहाँ पर नीले रंग की लाइटें जलाई गईं। अगर बात करें असम पुलिस शिशु मित्र परियोजना के बारे में, तो 2019 में असम पुलिस शिशु मित्र योजना इसमें लॉन्च की गई है। इसे भारत में सबसे बड़े बाल सुलभ पुलिसिंग कार्यक्रम अर्थात चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग प्रोग्राम के रूप में माना गया है। इसमें क्या होगा, असम पुलिस, यूनिसेफ और उत्साह बाल अधिकार संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है, जो बच्चों को संबंधित है, ठीक है? तो देखते हैं आज का अब अगला टॉपिक क्या है। अगले टॉपिक की तरफ जाएँ तो बात करेंगे वीरता पुरस्कार के बारे में। ब्रेवरी प्राइज़ क्या चर्चा में क्यों है? तो अगर हम देखें कि आपके जो भी अंदर आर्मी के अंदर कौन-कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं और क्या-क्या इसमें होता है? क्योंकि अभी अगर पुरस्कार के समय चर्चा तो वैसे पिछले महीने के सवाल भी देखिएगा, अभी हाल ही में क्या हुआ है, सीडीएस अपने पहले देश के थे बिपिन रावत जी का क्या हुआ है, एक दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर उनकी मौत हो गई थी। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें जहाँ तक जो लोग थे वो कहीं न कहीं काफ़ी सम्मानित लोग थे, वो काफ़ी अच्छा सौर लोग थे। उसमें देखते हैं क्या-क्या चीज़ होता है। अगर आप पुरस्कारों के देखें, सर्वोच्च रैंक देखें, तो अगर हम ऊपर से नीचे आएँ, सबसे ऊपर होता है परमवीर चक्र। इसमें आगे से कैसा दिखता है और पीछे से कैसा दिखता है, तो उसके इसमें रखे गए हैं। पहले परमवीर, दूसरे नंबर पे आता है महावीर चक्र, तीसरे पे आता है वीर चक्र। शांति काल में दिए जाने पुरस्कार होते हैं, अशोक चक्र होता है, कीर्ति चक्र होता है और शौर्य चक्र होता है। शौर्य चक्र अलग क्यों है? क्योंकि जब कोई भी युद्ध ना हो रहा हो, उस समय कौन किसका क्या है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, किससे उन्होंने हेल्प की है, तो उस टाइम अगर सबसे अच्छा जो अदम्य साहस का परिचय देते हैं, उनको शौर्य चक्र से नवाजा जाता है। जबकि अगर हम देखें, जो वीरता पुरस्कार होते हैं, उसकी देश में क्या होती है, 2 बार घोषणा की जाती है। एक तो गणतंत्र दिवस पे दिए जाते हैं, दूसरा कब दिया जाता है, स्वतंत्रता दिवस पे इनको दिया जाता है, ठीक है? परमवीर चक्र और अशोक चक्र राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। कौन-कौन से, अगर किसी को परमवीर चक्र मिला है और कहीं अशोक चक्र मिला है, तो वो राष्ट्रपति इनको देते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, वही है परमवीर चक्र, अशोक चक्र, उसके अलावा महावीर, कीर्ति, वीर और शौर्य चक्र। भारतीय रेल का पहला पॉड होटल शुरू शुरू किया गया। पॉड मतलब क्या मानिए, इस एक टाइप का कैप्सूल टाइप का होता है। जैसे अगर आपको कोई कैप्सूल, आपने अगर मेडिसिन में देखा हो, कुछ वो इस तरीके से होता है। तो इसी कैप्सूल टाइप के इसमें क्या होता है, रूम बनाने की बात कही गई है भारतीय रेलवे द्वारा। भारतीय रेलवे ने पहला कहाँ बनाया है, तो इस टाइम रेल मंत्री, जो राज्य मंत्री हैं, वो राव साहब दानवे ने 17 नवंबर 2021 को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ध्यान रखिएगा, भारतीय रेलवे का जो पहला पॉड जो होटल है वो कहाँ शुरू किया गया है, मुंबई रेलवे स्टेशन पर इसको शुरुआत किया गया है। इस पॉड होटल का उद्घाटन किया है। इस पॉड या कैप्सूल होटल में, जिस इससे पहले देश के पहले कहाँ, मुंबई रेलवे स्टेशन से पहले यहाँ पे जापान में विकसित किया जा चुका है। इसमें क्या होता है, बड़ी संख्या में छोटे-छोटे बिस्तर आपको दिए जाते हैं। बिस्तर आकार के रूम होते हैं, तो उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं घेरा होता है। कुछ इस तरीके से आप देखिए, जिस आप ट्रेन में घुसते हैं उस तरीके से बाहर से आपको कुछ गैलरी ऐसी होगी और अंदर जाएँगे, तो कुछ पॉड टाइप के, जैसे ये रूम मिल गया, इसको आप लॉक कर लीजिए, ये आपका रूम हो गया। दूसरे को अलग रूम हो गया, इस टाइप का होगा। इसमें ज़्यादातर उन टूरिस्ट के या उन मेहमानों को इसमें काफ़ी किफ़ायती होगा, जो क्या करेंगे, जो पारंपरिक होटल होते हैं, उनमें क्या होता है, वो अधिक महँगे कमरे उनमें मिलते हैं, तो उनको सस्ते कमरे क्या करेगी, रेलवे उपलब्ध कराएगी। स्पॉट होटल में जो आपको वीआईपी इसमें सुविधाएँ दी गई हैं, तो अगर आपको केवल 12 घंटे रुकना होगा, तो ₹999 चार्ज देने होंगे। अगर आप 24 घंटे रुकना चाहते हैं, तो आपको ₹2000 ₹1999 देने होंगे। इसमें आपको ना केवल वाईफ़ाई मिलेगी, बल्कि टीवी मिलेगी, एक छोटा-सा लॉकर दिया जाएगा, एडजस्टेबल आपको एक मिरर दे दिया जाएगा, रीडिंग लाइट दे दी जाएगी, ऐसी सुविधाएँ इसमें प्रदान की जाएँगी। बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 के बारे में, तो देखते हैं किसको क्या मिला है। इसमें क्या-क्या विजेता रहे हैं, तो आपको थोड़ा देख लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे स्वच्छ शहर कौन-सा, इंदौर रहा है हर बार की तरह। तो 1 लाख से अधिक आबादी श्रेणी में इंदौर ने टॉप किया है, 1 लाख से कम बीटा ने किया है, उसका तो लोनावाला था। 10 लाख से अगर अगर आबादी प्लस में देखें तो इंदौर है। सब स्वच्छ और शहर देखें जिसमें 1 लाख से 3 लाख आबादी, वो नई दिल्ली। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंदौर का नाम याद रखिएगा। अक्सर प्रश्न आपसे यही पूछा जाता है। छोटे शहरों में बीटा है, मध्यम शहरों में इसमें क्या नई दिल्ली है। अगर देखें 3 से 10 लाख वाली आबादी नोएडा है, नवी मुंबई, खास नहीं है, बस यही है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट इसमें क्या है,
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत शुरू की गई नई प्रदर्शन श्रेणी में प्रेरक दौर सम्मान के तहत 5 शहरों को कि दूसरों के लिए प्रेरणा बने, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, नई दिल्ली नगम परिषद और तिरुपति का दिव्य प्लेटफॉर्म को इसमें शामिल कर दिया गया है। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध मप्पिला गीत मप्पिला पट्टू के गायक रहे हैं पीर मोहम्मद। इनका 16 नवंबर 2021 को कन्नूर में निधन हो गया है, ध्यान रखिएगा। मप्पिला पट्टू जो गीत है वो किसने गाया था? पीर मोहम्मद जी, इनका निधन हो गया है। अगले अगर टॉपिक देखें, उड़ीसा सरकार की जो कीमती जिंदगियों को बचाने के लिए 10 नवंबर 2021 को सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरुआत की गई। तो रक्षक शुरुआत कहाँ से की गई? सड़क से संबंधित है, जहाँ पर क्या होता है एक्सीडेंट में लोगों को बचाने वाले, उड़ीसा ने शुरू किया है। अनाज के नमूने के लिए एक नई लैब स्टार्ट कर दी गई है 2000 अभी नवंबर में ही क्या हुआ है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा डिपार्टमेंट फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत भारतीय खाद्य निगम अर्थात फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा का शहर जिसको पहले गुड़गांव और अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, इसमें क्या किया गया है, खाद्यान्नों के सैंपलिंग लेने के लिए घरेलू परीक्षण के लिए भारत की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित की है। तो क्योंकि पहली बार है तो ध्यान रखिए गुरुग्राम में शुरू की गई है इस प्रयोगशाला को, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो उपभोक्ता है वो खाद्य सुरक्षा के बारे में न केवल जानकारी होंगे बल्कि पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की विभिन्न जो भी कल्याणकारी योजनाएं चालू की जा रही हैं उनको एक डिपो के रूप में, एक क्या होगा भंडारण क्षेत्र के रूप में कार्य करेगा, जो खाद्यान्नों के अंदर न केवल आपके कीटनाशकों के अवशेषों को बताएगा बल्कि मायोकोर्टिनिक्स, यूरिक एसिड और विटामिन के सुपोषण के स्तर की इसमें जांच की जाएगी। इसमें अगर आपको बता दें कुछ इसमें फैक्ट क्या है, तो एफसीआई की आपने बात की है तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसको भारत सरकार द्वारा सृजित किया गया है और उसी के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। एक तरीका ये क्या है, भारत सरकार का सांविधिक निगम है। तो भारतीय संसद द्वारा जो एफसीआई था इसको 1964 में एक अधिनियम द्वारा गठित उपभोक्ता मामलों के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के अधीन क्षेत्र में कार्य किया गया था। इसको स्टार्टिंग में 1956 में इसको चेन्नई में शुरू किया गया था, इसका प्रारंभिक मुख्यालय चेन्नई में था, लेकिन अब एफसीआई का जो सेंटर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। ध्यान रखिएगा एफसीआई का सेंटर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंतर्गत है और इसको कब शुरू किया गया था 1964 में, ठीक है। 2014 में अभी हुआ क्या है, भारत नवजात कार्य योजना को शुरू करने वाला देश का पहला देश बन गया पूरे वर्ल्ड में, जिसमें क्या है नवजात जो कार्य योजना है, इसके अंदर क्या होता है, नवजातों की मौतों और उनको जन्म के समय मृत पाए जाने वाली समस्या का समाधान करने के लिए, मतलब अगर कोई बच्चा जन्म लेता है उस टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है या जब पैदा होता है एक्सपायर ही पैदा हुआ है, तो उसको सही से ठीक करने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए भारत नवजात कार्य योजना बनाने वाला देश, पूरे वर्ल्ड का पहला देश है। इसको समाप्त करने के लिए इन्होंने ग्लोबल एवरी न्यूबॉर्न एक्शन प्लान के अनुरूप इसको जारी किया है, ध्यान रखिएगा। एक कानून को निरस्त करने की प्रक्रिया क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपने सुना होगा अभी हाल ही में मोदी जी ने क्या किया है, जो 3 कृषि कानून जो बिल इन्होंने पिछली साल लागू किए थे, उसके बाद से लगातार हमारे किसान थे तो क्या कर रहे थे, लगातार धरने पे बैठे थे, तो उन धरनों को क्या किया गया है, उसको देखते हुए क्या किया है, मोदी जी ने क्या कर दिया है, इन तीनों कृषि कानून को क्या किया है, वापस ले लिया है। देखते हैं क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2021 को घोषणा कर दी है कि पिछले साल उन्होंने 3 जो विवादास्पद कृषि कानून को लागू किया था वो निरस्त कर दिए गए हैं। तो आपको हम बता दें, जो कानून निरस्त करने की प्रक्रिया संसद का जो अभी इस टाइम शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें शुरू कर दी गई है और खत्म भी कर दिए गए हैं। तो इसमें कोई आज का ये है कि कृषि कानून या कोई भी कानून होता है उसको निरस्त अगर एक बार बन जाता है, उसको नलीफाई करने या उसको समाप्त करने के लिए कौन-कौन से प्रोसीजर अपनाए जाते हैं उसके बारे में हम बात करें। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी कानून को कैसे निरस्त कर दिया जाता है, कैसे हटा दिया जाता है, नलीफाई करना होता है। तो कानून को निरस्त करने की अगर बात करें, निरस्त करने का मतलब क्या होता है, किसी भी कानून को आप अमान्य कर दीजिए, नलीफाई कर दीजिए, उस कानून को क्या होगा, उसको क्या उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। तो एक कानून को तब वापस ले लिया जाता है जब संसद को ऐसा लगता है कि उसने जो कानून बनाया है या तो उससे गलत बन गया है या उसके अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम एक रूल की बात करें तो इसको सनसेट क्लॉज भी हो सकता है। मतलब क्या होता है, कुछ कानून ऐसे बनते हैं तो इसकी एक विशेष तिथि दी जाती है, एक टाइम दे दिया जाता है कि उस डेट की शाम को सूर्यास्त होने के बाद में वो कानून क्या हो जाता है, अस्तित्व में नहीं रहेगा। अगर उदाहरण की बात करें तो आतंकवाद विरोधी कानून गतिविधि या फिर देखें और विघटन कार्य का जो गतिविधियां थी, अर्थात आतंकवाद विरोधी कानून, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जिसको आपने टाडा के नाम से जाना है, उसको 1987 में आमतौर पर इसको टाडा के नाम से जाना जाता था। इसको सनसेट क्लॉज के माध्यम से वर्ष 1995 में इसको क्या कर दिया गया था, लैप्स कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। इस कानून के लिए जिसको सनसेट क्लॉज नहीं है उसमें संसद क्या करता है, एक तो इसमें सनसेट क्लॉज हो तो कैसे समाप्त हो जाएगा। अगर इसमें सनसेट क्लॉज नहीं शामिल होते तो कानून को निरस्त करने के लिए क्या किया जाता है, एक और आपको अतिरिक्त कानून पास करना होता है कि हम इसको इस तरीके से समाप्त करना चाहते हैं। ये संविधान के जो आर्टिकल 245 है उसमें संसद को पूरे या फिर भारत के किसी भी हिस्से में कानून बनाने की शक्ति देता है और साथ ही साथ ये राज्य विधायिकाओं को राज्य के लिए कानून बनाने की भी शक्ति देता है। मतलब कि अगर आपको पूरे देश के अंदर या किसी क्षेत्र के अंदर आपको कानून बनाना है तो केंद्र सरकार बनाएगा, या केवल किसी राज्य के अंदर या राज्य क्षेत्र के अंदर बनाना तो क्या बनाएगा, राज्य बनाएगा। इसमें क्या है,
संसद को उसी के प्रावधान से कानून को निरस्त करना होता है जिस हिसाब से वो बनाते हैं। तो किसी भी कानून को पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से या किसी अन्य कानून के उल्लंघन या विसंगति की सीमा पर क्या कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। तो कानून को 2 तरीके से निरस्त करने का तरीका होता है, एक तो क्या करिए, एक आप अध्यादेश ले ले आइए, उसको निरस्त कर दीजिए, या फिर क्या करिए, आप रूल से आइए, विधि निर्माण के माध्यम से उसको कर दीजिए चेंज। बात करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को मिली पर्यावरण मंजूरी के बारे में। आपको बता दें, आज जिस दिन हम इसको आपके देख रहे हैं अर्थात 19 दिसंबर को, तो कल ही क्या किया है, मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने क्या किया है, इसका उद्घाटन कर दिया है। इसके बारे में उन्होंने बात कही कि इसको चालू किया जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कौन, ये हरिद्वार से चालू होगा और आपका कहाँ तक जाएगा, वाराणसी तक जाएगा। तो इसमें जो नया नक्शा है, इसमें मेरठ आएगा, फिर अमरोहा, बदायूं, फरक्काबाद से पास से निकलेगा। फरक्काबाद में कल पास नहीं हुआ है, हरदोई में जाएगा, कन्नौज में जाएगा, लखनऊ, रायबरेली और प्रयागराज तक जाएगा। फिर उसको बाद में प्रयागराज से वाराणसी तक जोड़ दिया जाएगा। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2006 की एक अधिसूचना के तहत जितनी भी आने वाली परियोजनाएं हैं, उनको पर्यावरण के तहत काम शुरू करने के लिए आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा तो उससे कोई कार्य करेंगे, उससे पहले आपको पर्यावरण मंजूरी क्या होती है, लेनी आवश्यक होती है। तो इस एक्सप्रेस वे को 90% से अधिक कानून भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है और 594 किलोमीटर लंबा जो गंगा एक्सप्रेसवे बनना है, इसकी निविदा परियोजना काम शुरू कर दिया गया है। परियोजना की जो अनुमान लागत है, इसकी 36,230 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये मेरठ जिले के बजौली में मेरठ बुलंदशहर राजमार्ग से शुरू होगा और प्रयागराज जिले में जूडापुर दांडू गांव के पास प्रयागराज के बाईपास पर जाके समाप्त हो जाएगा। ये आपको मैंने बता दिया है। बात करते हैं कि गृह मंत्रालय के, अगर हम कभी क्वेश्चन आ जाए कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत कितने सशस्त्र बल जो हैं जो केंद्रीय स्तर पर कार्य करते हैं, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो 7 केंद्रीय सशस्त्र बल काम करते हैं, कौन कौन से हैं वो, असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल जिसको एसएसबी बोलते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको सीआईएसएफ बोलते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जिसको सीआरपीएफ बोलते हैं, या भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस जिसको आईटीबीपी बोलते हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अर्थात एनएसजी बोलते हैं इनको, और साथ ही साथ हैं सशस्त्र सीमा बल इनको बोलते हैं। ये 7 इसमें शामिल है, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। बात करेंगे पेशा अधिनियम 1996 के बारे में और देखते हैं कि पेशा अधिनियम 1996 क्या है और क्या इसमें बातें की जा रही है। तो पेशा अधिनियम की अगर बात करें तो पेशा क्या होता है, जनजातीय लोगों में जल, जंगल और जमीन के सिद्धांत की रक्षा करने वाला क्या होता है, तो इसके इसके कानून को बनाया गया है। तो पेशा क्या होता है, अनुसूचित क्षेत्रों को कवर करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम द्वारा इस कानून को बनाया गया था, जो कि 73वें संशोधन या जिसको पंचायती राज अधिनियम है उसमें इसको शामिल नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा, जो पेशा है यानी फिर जो पंचायतों को आप शेड्यूल एरिया तक आप बढ़ाना चाहते हैं, तो वहां पर क्या है, ये पंचायती राज नियम के अंतर्गत नहीं है, बल्कि उससे अलग कानून बनाया गया है, पेशा अधिनियम। इसको क्या किया गया है, ग्राम सभाओं को जो होती हैं उनको अपने जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनमें प्राकृतिक संसाधनों का स्वशासन करने में सक्षम बनाने के लिए, इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आपका जो अपने जो भी आपके लोकल संसाधन उनको आप क्या करें, खुद ही से आप यूज करें। इस कानून को 24 दिसंबर 1996 में अधिनियमित किया गया है। और यह पंचायत के जो संविधान का भाग 9 है उसके प्रावधानों के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए अधिनियम है। तो पेशा का यही इसका बात है। तो पेशा इस तरह बनाया गया है। तो इसमें क्या हुआ है, तो इस अनुसूचित क्षेत्र का अगर हम देखें कि आप अभी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि अनुसूचित क्षेत्र का मतलब क्या होता है, अनुसूचित क्षेत्र का अर्थ क्या होता है। संविधान का एक आर्टिकल है 244 और 244वें आर्टिकल का जो फर्स्ट है उसके अनुसार जितने भी क्षेत्र को उसमें जो कर दिया गया है कि उसको निर्दिष्ट कर दिया गया अनुसूचित क्षेत्र है, तो उनको क्या बोला जाता है, अनुसूचित क्षेत्र बोला जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं जो क्षेत्र आपके संविधान में बताए गए हैं कि जो कौन से अनुसूचित क्षेत्र होंगे उनको इसमें शामिल किया जाता है और खासकर उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जो 5वीं अनुसूची में शामिल हैं अपने संविधान की। ठीक है, इसके बारे में होता क्या है, इसमें जो सामुदायिक जो आदिवासी लोग होते हैं या अनुसूचित क्षेत्र के लोग होते हैं उनके अपने रीति रिवाज जो होते हैं, धार्मिक प्रथाएं जो होती हैं और पारंपरिक जो प्रबंधन प्रथाएं होती हैं उनको ध्यान रखा जाता है। और प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होती है जिसके सदस्य क्या करते हैं, ग्राम स्तर पर पंचायतों का न केवल निर्वाचक सूची में सम्मिलित होते हैं बल्कि कई बार क्या होता है, वो अनुसूचित क्षेत्रों में खनन लाइसेंस देने के लिए ग्राम सभा की आपको अनुशंसा लेनी होती है। अगर आप कहीं माइनिंग करते हैं उस ग्राम सभा से आपको परमिशन लेनी होती है। बात करेंगे प्रोफेसर पटेल के बारे में कि भारत के जो प्रोफेसर बिमल पटेल हैं वो चर्चा में क्यों आए हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2023 से जो शुरू होने वाले 5 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग अर्थात इंटरनेशनल लॉ ऑफ कमीशन है, उसके लिए भारत के प्रोफेसर बिमल पटेल को चुन लिया गया है। तो आपसे अगर प्रश्न ये आता है कि इंटरनेशनल लॉ कमीशन के लिए किसको भारत की तरफ से आगे चुना गया, तो आंसर क्या होगा, भारत के प्रोफेसर बिमल पटेल हैं। इसमें टोटल 34 मेंबर्स होंगे, उनमें ये प्रोफेसर साहब हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। बात करेंगे एक्सरसाइज प्रस्थान के बारे में, तो हर 6 महीने में इसको क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है, जो क्या करता है आपकी जो अपतटीय सुरक्षा होती है यानी तटों की क्षेत्रीय सुरक्षा होती है उसको सुनिश्चित करने के लिए अभ्यास प्रस्थान को किया जाता है। इसमें क्या होता है, नौसेना, वायुसेना,
तटरक्षक बल, ओएनजीसी, पोर्ट ट्रस्ट वगैरह इसमें शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। अभ्यास जो प्रस्थान है वो क्या करते हैं, हर 6 महीने में चलते हैं। बात करेंगे यूनाइटेड नेशन डब्ल्यूटीओ द्वारा पोचमपल्ली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में चयनित होने वाले की प्रमुख चर्चा में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आप नोट जरूर करिएगा, ये आपको कहीं न कहीं एग्जाम में मिलेगा। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पोचमपल्ली को देश में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की, यहाँ पे ट्रेड नीड्स और टूरिज्म है, तो ध्यान अगर इसकी बात करें यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की, इन्होंने क्या किया है, राज्य तेलंगाना के अंदर है ये पोचमपल्ली गाँव, ठीक है? तो आपसे प्रश्न आता है पोचमपल्ली गाँव किस राज्य के अंदर, वो है तेलंगाना के अंदर है। इसको देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव में से एक के रूप में चुना गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 2 दिसंबर 2021 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, उसमें क्या किया जाएगा, उसकी महासभा के जो 24वें सत्र में अवसर पर इसको प्रदान किया जाएगा, क्योंकि ये नवंबर की करंट अफेयर है, 2 दिसंबर को प्रदान कर दिया गया है। तो पोचमपल्ली को आप देखिए कितना खूबसूरत गाँव है पोचमपल्ली और किस तरीके से काफ़ी बसा हुआ है। इसका उद्देश्य क्या होता है इस तरह के अवार्ड देने का, तो ग्रामीण जो भी स्थल है उसमें उत्कृष्ट उदाहरण देने के लिए और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्दिष्ट 9 मूल्यांकन क्षेत्रों के अनुरूप अच्छी प्रथाओं का प्रदर्शन करने वाले गाँवों को इसमें क्या किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो पर्यटन मंत्रालय ने भारत से यूएनडब्ल्यूटीओ सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव की प्रविष्टि में 3 गाँव की सिफारिशें की थी। उन 3 गाँव में कौन-कौन से गाँव थे? मेघालय का कोंग थोंग था, मध्य प्रदेश का लदपुरा खास था और तेलंगाना का पोचमपल्ली था। तो पोचमपल्ली को अवार्ड मिल गया, तो इस बात को आप याद रखिएगा। पोचमपल्ली क्या, अगर इसकी लोकेशन देखें, ये हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर है। इसमें क्या है, ये तेलंगाना के नलगोंडा जिले में कस्बा है, जो क्या होता है अक्सर अपने उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है, नलगोंडा जिले को है। इसमें क्या होता है, जो साड़ियाँ होती हैं उसमें एक अनूठी शैली का समायोजन होता है जिसका नाम होता है इकत, ठीक है? ध्यान रखिएगा जो इकत जो है क्या होता है, साड़ियों की एक शैली है, उसके अंदर इसको शामिल किया गया है, इकत को। तो पोचमपल्ली की जो इकत शैली है वो 2004 में इसको जीआई टैग मिल चुका है, तो इसलिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। तो जो इकत है, वो इकत कहाँ से है? पोचमपल्ली, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। इकत तक मलेशिया, इंडोनेशियाई शब्द है। अगर हम बात करें इकत का मतलब क्या होता है, इसको मलेशिया, इंडोनेशिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टाई एंड डाई, मतलब बाँधो फिर उसको डाई करो, इसलिए। एकत्र में बुने जाने से पहले बंडल में बांधे गए धागों को पूर्व निर्धारित जो रंग पैटर्न होते हैं उसमें बांधा जाता है, फिर उस पे रंगाई की जाती है, फिर उसको साड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो यहाँ से एक पोचमपल्ली में और इस खासियत क्या है, यहाँ से भूदान प्रथा जो स्टार्ट की गई थी, उसको भी यहाँ पे चालू किया गया था, क्योंकि 18 अप्रैल 1951 को क्या हुआ था, इस गाँव से आचार्य जो विनोबा भावे जी हैं, उन्होंने देश में क्या किया था, जमींदारों से भूमि लेकर जो भूमिहीन थे उनको बाँटने के लिए भूदान आंदोलन चलाया था, उसको भी यहाँ से शुरू किया था। बात करेंगे शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जो कि ग्रामीण से ली गई है 2021 की। अगर आपको इसको असर नाम से सुनेंगे, असर रूरल रिपोर्ट क्या होती है, इसका मतलब क्या है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 जो कि रूरल के हिसाब से थी। इनके हिसाब से क्या हुआ है, ये प्रथम असर जो रिपोर्ट है वो किस फाउंडेशन द्वारा चालू की गई है, ये प्रथम फाउंडेशन द्वारा चालू की गई है। इसमें क्या होता है कि जितने महामारी के दौरान इन्होंने ये बोला है कि स्कूल में नामांकित नहीं होने वाले बच्चों का प्रतिशत क्या हुआ है, दोगुना हो गया है, कि अब एनरोलमेंट रेशियो क्या हुआ है, डबल हुआ, जो उसमें नाम नहीं हुए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो हालाँकि सरकारी स्कूलों में क्या देखा गया कि एनरोलमेंट रेशियो तो बढ़ा है, लेकिन सरकारी स्कूलों में नामांकन 2018 में जो था, वो 64.3% था, वो 2021 में कितना हो गया है, 70.3% हो गया। तो आप देखिए लगभग 6% का इज़ाफ़ा हुआ है, लेकिन इसमें कमियाँ क्या आ रही हैं? इसमें निजी स्कूलों में क्या हुआ है, ड्रॉप आउट रेशियो क्या हुआ, कम हो गया और कहीं न कहीं एनरोलमेंट रेशियो भी कम हुआ है। यहाँ पे 32.5% लोगों को क्या हुआ है, नॉमिनेशन कम होकर कहाँ से पहुँच गया है, 24.4% हो गया है। इसमें क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, लोगों ने अपने बच्चों को कहीं-कहीं क्या हुआ, सरकारी स्कूलों में नाम लिखा दिए हैं, बस वहीं पे उनके नाम बढ़ गए हैं। इसलिए क्या हुआ, ये दिक्कतें आ रही हैं। तो इसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं कि जो कक्षा 1 और जो 2 में जो बच्चे ना एनरोलमेंट किए गए हैं, उनमें से ज़्यादातर 1/3 बच्चे क्या हैं, वो अभी तक स्कूल कभी गए ही नहीं है, बस क्या है लॉकडाउन की वजह से क्या घर में बैठे हुए हैं। अगर 6 से 14 साल के बच्चों की बात करें, इनमें से 76,000 से अधिक ऐसे परिवार हैं, जिनमें सर्वे किया गया है, जिसमें असर ने ये पाया है कि 92% बच्चे ऐसे हैं 6 से 14 साल के वर्ष में, जिनके पास अपनी जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं, जिनके अपना सिलेबस होता है, उसमें केवल क्या है, केवल 1 तिहाई के पास किसी भी अन्य शिक्षण संस्थानों तक पहुँच बनी हुई है। मतलब क्या है, अगर आपके पास 99 बच्चे थे, तो 66 बच्चे ऐसे थे, वो गए ही नहीं हैं, बस उसके पास ना केवल पुस्तकें थी, ना कुछ थी, वो किस उम्र के बच्चे थे, 6 से 14 साल के बच्चे थे। इसमें दिक्कत क्या आ रही है, एक लगातार ऑनलाइन क्लास जो चली उसमें दिक्कत क्या है कि स्मार्टफ़ोन किसी के पास उपलब्ध नहीं है। मतलब किसी के पास नहीं कह सकते, लेकिन सीमित उपलब्धता है। साथ ही साथ क्या है, इसी वजह से क्या हुआ, जो ऑनलाइन शिक्षा की बात कर रहे हैं, देश लगातार बात कर रहे हैं, उसमें केवल क्या है, 1/4 बच्चे ही क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन परीक्षा ले पा रहे हैं, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी मोबाइल नहीं है। अब तो रिचार्ज इतने महँगे हो गए हैं, तो कहीं न कहीं इसका फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर हम इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल सोचें, तो केरल में जहाँ 91% है, वहीं हिमाचल प्रदेश में 80% छात्रों ने क्या की है, ऑनलाइन शिक्षा
हासिल की है, अपने मोबाइल से शिक्षा हासिल की है, लेकिन दूसरी तरफ एक अगर हम उसका पहलू देखें, तो बिहार में केवल 10% और वेस्ट बंगाल में केवल 13% छात्र जो हैं जिन्होंने ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त की है, तो कहीं न कहीं एक आर्थिक स्थिति काफ़ी इसमें दिक्कत आ रही है। बात करेंगे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिसको हम नालसा के नाम से जानते हैं, इसने विधिक सेवा दिवस मनाया है, तो 9 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में विधिक सेवा दिवस मनाया गया है। यूपी स्पेशल क्लासों में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और काफ़ी अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, हो भी रहे हैं। जहाँ की एक तरफ यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद अभी क्या होने वाला है, अभी आप सोचेंगे इसमें लेखपाल की भर्ती आ रही है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं आपको क्या होगा, इसको देखना पड़ेगा, एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है? तो इसमें ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिसको नालसा बोलते हैं, इसे 9 नवंबर 2021 को ग्रेटर नोएडा में जो ये उत्तर प्रदेश का है, गौतम बुद्ध नगर के अंदर स्थित, वहाँ पे इसकी क्या हुआ है, इस विधिक सेवा दिवस को मनाया गया है। इसमें क्या है, इसने क्या माना है कि समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनको क्या किया जाए, मुफ्त कानूनी सेवाएँ प्रदान की जाएँ। साथ ही साथ क्या है, जो भी विवाद है, उनको क्या किया जाए, आसानी से सौहार्दपूर्वक क्या किया जाए, समाधान किया जाए। इसके लिए क्या किया जाए, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में 9 नवंबर 1995 को इसको लागू किया गया था, जिससे क्या हो, कमज़ोर वर्गों तक क्या हो, मुफ्त में आपकी न केवल कानूनी सहायता पहुँच सके, बल्कि कहीं न कहीं क्या हो, उनको सौहार्दपूर्ण एक वातावरण मिले। इसी के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 5 दिसंबर 1985 को क्या किया गया था, इसको गठित किया गया था। इसी को देखते हुए 9 नवंबर को मनाया गया, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। बात करेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 के बारे में, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 की बात की जाए, तो जर्मन वॉच ने क्या किया है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा एक संकलित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जारी किया है। ये 17वां संस्करण है, वो 9 दिसंबर 2021 को जारी किया है, ध्यान रखिएगा। जलवायु परिवर्तन जो प्रदर्शन सूचकांक होता है अर्थात क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, वो बेसिकली जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है, तो ध्यान रखना जर्मन वॉच संस्था है। जो फैक्ट की बात की जाए, इसका वार्षिक जलवायु परिवर्तन जो प्रदर्शन सूचकांक है, इसको वर्ष 2005 से जर्मन जो आपका वॉच उसके हेल्प से इसको प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें बात करें, इसमें 60 देशों के अलावा यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसमें क्या सबसे स्पेशल बात क्या गई है, समग्र रैंकिंग में पहले 3 स्थानों को किसी भी जगह को देश नहीं दी गई, मतलब कि 1 से लेके जो 3 नंबर था, वो किसी को नहीं मिला। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के लिए इतने अच्छे से कार्य नहीं कर पाए, जो वहाँ पे कोई स्थान मिले, तो सीधा चौथा स्थान मिला है, वो किसको मिला है? डेनमार्क को मिला है, ठीक है? उसके बाद स्वीडन आता है, फिर नॉर्वे आता है, वही आपकी स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ आ रही हैं, वहाँ पे उत्तरी वहाँ पे जो सागर उसके आस-पास के देश आ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम आया है 7वें नंबर पे, मोरक्को 8वें नंबर पे आया है, मोरक्को अफ्रीकन कंट्री है। सबसे नीचे कौन-सा आया है? 64वें नंबर पे आया है, कजाकिस्तान आया हुआ है आपका, सेंट्रल एशियाई देशों से, तो ध्यान रखिएगा। ये सबसे स्पेशल है, इस बार अगर पूछे पहले नंबर पे कौन आया, दूसरे नंबर कौन आया, तो तीनों स्लॉट खाली चले गए हैं जलवायु परिवर्तन सूचकांक के, ठीक है? अगर इसमें भारत की बात करें, तो भारत को क्या किया गया, ओवरऑल इसमें नंबर मिले हैं 69.22 और इसमें जो स्कोर होता है, इसके 10वें नंबर पे भारत आ रहा है। तो भारत ने क्या किया, जो अक्षय ऊर्जा है तथा नवीकरणीय ऊर्जाएँ हैं, उस श्रेणी को छोड़कर हमेशा उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है इस बार इसमें। इसमें जो अक्षय ऊर्जा है, इनको इसमें मध्यम स्थान दिया गया है, जबकि क्या है, इनकी जो कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन से ये लाभान्वित हो रहा है। मतलब क्या होता है, भारत में पर कैपिटा जो एमिशन है, वो लगातार कम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, या तो सक्षम नहीं, गरीब नहीं, तो क्या होते हैं, वो इन चीज़ों का एमिशन नहीं करते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों की अगर हम देखें कि एमिशन श्रेणी में क्लास में क्या किया जाएगा, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन अगर क्लास की बात की जाए, तो पहले 3 रैंक खाली की मैंने आपको बता दिया है। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, मेक्सिको, चिली, मिस्र, ये सभी क्या है, ये शीर्ष पे इसमें रहे हैं। भारत में इसमें भी 10वें नंबर पे रहा है। बात करेंगे भारत फ्रांस सैन्य जो अभ्यास होते हैं उनके बारे में, तो आपको बता दें, भारत और फ्रांस के बीच में कई मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है, नेवल एक्सरसाइज की जाती हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट है शक्ति, ठीक है? तो इसके आप नाम याद रखिएगा, शक्ति के अंदर क्या है, इसका 6वां संस्करण 15 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 2021 तक फ्रांस के फ्रेजस शहर में आयोजित किया गया है। इसके आपको बता दें, भारत फ्रांस के साथ न केवल शक्ति अभ्यास करता है, इसके अलावा वो अन्य अभ्यास करता है, जिसमें वायुसेना का इसमें अभ्यास गरुड़ शामिल है। नौसेना के ऐसा नेवल की हम वरुण करते हैं, तो और इसके साथ आपकी आर्मी के साथ हम करते हैं शक्ति। तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा, आर्मी, एयर फोर्स और नेवी, ठीक है? आर्मी के लिए हम करते हैं इसमें शक्ति का यहाँ पे यूज़ करते हैं, कि आप शक्ति अभ्यास करते हैं। अगर आपको बात करी जाए कि आप एयर फोर्स के लिए किसको करते हैं, तो एयर फोर्स में बात की जाती है, यहाँ पे हम करते हैं गरुड़। ठीक, क्यों? बस ऐसे याद रखिएगा, उड़ने वाला गरुड़ होता है पक्षी, तो उड़ने के लिए हम गरुड़ करते हैं। ज़मीन पे अपने आपकी दम दिखानी पड़ती है, तो हम शक्ति अभ्यास करते हैं, और आपको वरुण यानी हवा हवा इसमें कहाँ करते हैं, वो आपको नेवी के अंदर करते हैं। पोस्टमार्टम प्रोसीजर के लिए एक नया प्रोटोकॉल आया हुआ है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 नवंबर 2021 को पोस्टमार्टम जो प्रोसेस है, उसके लिए एक नए प्रोटोकॉल को अधिसूचित कर दिया। तो पोस्टमार्टम के लिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो जो नया प्रोटोकॉल आया है, उनके अनुसार क्या होता है,
यहाँ पर जो पर्याप्त आपके बुनियादी ढाँचे वाले जो हॉस्पिटल्स हैं, उनमें अब क्या होगा, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे सही है, तो जब आपको सनसेट हो जाता है अर्थात सूर्यास्त के बाद भी क्या होगा, आप पोस्टमार्टम कम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आप पोस्टमार्टम बाद में कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है, आपके मरने के बाद में शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं, जो मरने के कुछ घंटों तक वर्क करते हैं। इससे इसीलिए क्या होगा, इस कदम से ना केवल अंगदान में भी लाभ मिलेगा, बल्कि कहीं न क्या होगा, प्रत्यारोपण को भी बढ़ावा मिलेगा। तो रात में किए जाने वाले सभी पोस्टमार्टम के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएँगी, ताकि किसी भी तरह की आशंका ना रहे। जब अगर अगर बात की जाए, तो जब तक कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो, तब तक हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, क्षत-विक्षत शरीर यानी जो खराब पड़े शरीर मिल जाते हैं कहीं पर, या फिर कोई भी संदिग्ध श्रेणी के जो मामले आएँगे, उसके तहत क्या होगा, रात के टाइम पे पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। इनके अलावा अगर कोई भी अपनी इच्छा से कराना चाहता है, वहाँ पर ये हो जाएँगे। एक आप फैक्ट याद रखिएगा कि रानी कमलापति के नाम पर एक रेलवे स्टेशन का नाम किया गया है। तो भोपाल के अंदर पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, उसका नाम 15 नवंबर 2021 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दिया है, हबीबगंज का अब नया नाम होगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो रानी कमलापति के जो आप ये देखिएगा, अब इनका जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, वहाँ पे आपको नाम क्या दिखाई पड़ेगा, रानी कमलापति। तो रानी कमलापति की अगर बात की जाए, तो ये क्या है, निजाम शाह की विधवा हैं, जिन्होंने गोंड वंश के, इन्होंने क्या किया, 18वीं शताब्दी में भोपाल में 55 किलोमीटर दूर पर वहाँ का जो गिन्नौरगढ़ है, जिसको वर्तमान में जो वहाँ एमपी का सीहोर जिला है, उस पर शासन किया हुआ है रानी कमलापति ने। निजाम शाह ने भोपाल के नाम पर प्रसिद्ध 7 मंजिला कमलापति महल बनवाया गया था, जिसका निर्माण कार्य 1722 में पूरा हुआ है। अब उनके रेलवे स्टेशन का नाम उनके नाम पर रख दिया गया है। तो गोंड समुदाय क्या होता है, एमपी के अंदर बात करें, तो वहाँ पर 1.2 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह शामिल है इसमें, गोंड समुदाय में। समुदाय की आबादी बड़े पैमाने पर किस राज्य के अंतर्गत है, एमपी के अंदर है। फिर उसी से कटा दूसरा राज्य बना छत्तीसगढ़, वहाँ पे, और फिर झारखंड में फैली हुई, ठीक है। तो गोंड समुदाय भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। बात करेंगे सीबीआई जो है, उसमें जो प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी है, इनकी जो प्रमुख जो होते हैं, उनको अब 5 साल तक का कार्यकाल करने की बात कही जा रही है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 14 नवंबर 2021 को, 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं। इस पे इन्होंने क्या घोषणा की है, तो जांच एजेंसियों की जो केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको सीबीआई बोलते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और प्रवर्तन निदेशालय अर्थात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होते हैं, जो ईडी होती है, इसके जो डायरेक्टर होते हैं, उनके कार्यकाल को, इनके जो कार्य करने का जो टाइम था, वो 5 साल तक बढ़ाने के संबंधी 2 अध्यादेश जारी कर दिए हैं। इससे क्या होगा, ये जो अध्यादेश होंगे, वो केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अधिनियम 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत किए गए हैं। क्योंकि आपको बता दें, जो प्रवर्तन निदेशालय है, वो केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा इसको बनाया गया था, और दिल्ली विशेष पुलिस के द्वारा सीबीआई के द्वारा बनाया गया था। इससे क्या होगा, अभी तक इनका कार्यकाल 2 साल का होता था, अब 2 साल के बाद इनको क्या हो सकता है, हर साल करते-करते आपको अगले 3 सालों तक इनको प्लस करते-करते और बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा आपका, ये 2 साल प्लस 3 साल, आपको 5 साल के लिए कार्यकाल बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रख्यात हिंदी लेखक मनु भंडारी जी का निधन हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इनका निधन हुआ है, कहीं न कहीं इनकी कुछ कविताएँ या कुछ जो उपन्यास लिखे हैं, वो चर्चा में आ सकते हैं। तो मनु भंडारी जी का क्या है, ये जो प्रख्यात हिंदी लेखिका रही हैं, इनका जो निधन हुआ है 15 नवंबर 2021 को हरियाणा के गुरुग्राम में एक निजी हॉस्पिटल में हो गया है। ये 90 साल की थी। इनकी दिवंगत हिंदी कथा लेखक राजेंद्र यादव के साथ इनकी शादी हुई थी, वो भी एक कथा लिखते थे हिंदी में। तो मनु भंडारी जी को अगर याद किया जाता है, उनका जो उपन्यास है आपकी बंटी और महाभोज के लिए इनको जाना जाता है। 1974 में इनके ही उपन्यास एक रहा है, यही सच है, पर एक बेस की गई मूवी बनी थी रजनीगंधा। तो आप याद रखिएगा, रजनीगंधा को याद रखिएगा, तो रजनीगंधा तो इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि आप आपकी बंटी और महाभोज याद रखिएगा। अगर कहीं पर हिंदी सिलेबस में अगर आपको आता है कि कौन से राइटर ने क्या लिखा है, तो हो सकता है आपको वहाँ पूछा जाए कि आपकी बंटी या महाभोज किसके द्वारा रचित है, तो मनु भंडारी जी के द्वारा रचित है। तो कहीं न कहीं करंट से बनता हुआ क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। बात करेंगे सिट मैक्स 2021 की। तो अगर सिट मैक्स को ही आप बात करें, इसमें अगर ढूँढना चाहें, तो आपको क्या मिलेगा? एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड और एम से मरीन और ई से एक्सरसाइज, ठीक है? तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, इनकी जो नेवी है, इन्होंने 15-16 नवंबर 2021 को अंडमान निकोबार में एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है, सिट मैक्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि सिट मैक्स कौन-कौन देशों द्वारा किया जाता है, इसमें भारत है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। बात करेंगे पेयू टोकन हब के बारे में। तो पेयू क्या है? पेयू 28 अक्टूबर 2021 को अपना टोकन समाधान एक पेयू टोकन हब लॉन्च किया गया है, जो कि क्या करेगा, जितने भी जो आपके जो बिज़नेस होते हैं, उनको ऑनलाइन कार्ड डेटा भंडारण पर आरबीआई के नवीनतम दिशा निर्देशों का पालन करने में सक्षम बनाएगा। पेयू है क्या? एक फिनटेक अर्थात फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो क्या ऑनलाइन व्यापारियों को भुगतान प्रौद्योगिकी प्रदान करती है। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी और इसका मुख्यालय हॉफडॉर्फ नीदरलैंड में है। तो आप ध्यान रखिएगा, एक प्लेस का नाम याद आ रहा है आपका, हॉफडॉर्फ
हॉफडॉर हायरार्की है कहाँ पे? नीदरलैंड में, ठीक है? एक रिपोर्ट आई है, लैंसेट रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया है भारत में अत्यधिक गर्मी की चपेट है। अगर आप उस नक्शे में देख सकते हैं तो इसमें रेड कलर दिखाया गया है। 10 पावर 7 टू 8 इसमें लिखा है प्रति व्यक्ति दिन वर्ष हैं, तो वो भारत देखिए कितनी गर्मी बेहाली में इसमें शामिल कर दिया गया है। तो अक्टूबर 2021 में एक मेडिकल जर्नल है द लेसेंट, इसकी एक रिपोर्ट छपी है जिसका नाम है द लेसेंट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का हेल्थ के ऊपर क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, इसको जारी करने के अनुसार भारत में 1990 की तुलना में 15% अधिक गर्मी की चपेट में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आप देखिए 1983 लेकर 2016 के बीच में भीषण गर्मी के हिसाब से आ रही है, तो अफ्रीका का वेस्टर्न देश पार्ट देखिए यहाँ पर, कहीं न कहीं भारत ज़्यादा इसमें शामिल है। इसमें अगर कुछ हम फैक्ट की बात कर लें, तो 1986-2005 के बीच की बात की जाए, तो औसत की तुलना में 2020 में 65 वर्ष से अधिक के जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने ग्रीष्म लहरों के 3.1 बिलियन अधिक दिनों के प्रभावित लोग थे। इसमें ज़्यादा दिन बढ़े हुए हैं। चीन, भारत, अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, यहाँ पर क्या हुआ, इस गर्मी की वजह से जो सीनियर सिटीजन सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। तो गर्मी के कॉन्टेक्ट में आने के कारण 2020 में दुनिया भर में लगभग 295 बिलियन घंटे के क्या हुआ है, कार नुकसान हुआ है। अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। बात करें वर्ष 2018-19 के बीच में भारत और ब्राज़ील में गर्मी से संबंधित मृत्यु दर में सबसे बड़ी वृद्धि हुई है 2018-19 में। यहाँ पर भारत और ब्राज़ील में गर्मी बढ़ी, जिससे मृत्यु हुई है। इसके अंतर्गत मध्य मानव विकास सूचकांक वाले जो देश हैं, इनकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यहाँ पे मिडिल एज पे, वहाँ पे क्या हुआ है, चरम जो जलवायु घटनाएँ हैं, उनसे आर्थिक नुकसान ही पहुँचा है और एशियाई देश की तुलना में ये 3 गुना अधिक है। ये इसमें खास बात है, बाकी कुछ है नहीं। अगर इसमें इम्पोर्टेंट बात देखी जाए, 2021 की अगर रिपोर्ट की बात की जाए, तो 134 देशों की आबादी में वनों में लगने वाली घटनाओं में लगातार क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ऐसा उनमें अनुभव किया गया है। बात करेंगे पंजाबी सिंधु नदी डॉल्फिन के संरक्षण योजना के बारे में, तो पंजाब में सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव का दर्जा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि पंजाब का जलीय जीव कौन सा है, तो आपका ये जीव है आपका सिंधु, ये आपकी जलीय जीव है। सिंधु नदी पाकिस्तान में इनकी संख्या 1800 है। भारत की जो ब्यास नदी है उसमें इसकी संख्या 8 से 10 के बीच में। ये विश्व की सर्वाधिक दुर्लभ स्तनधारी जीवों में एक है, इसके स्तनधारी श्रेणी में आती है। तो केंद्र द्वारा एक परियोजना के हिस्से के रूप में पंजाब सर्दियों में क्या करेगा, सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करेगा और इसलिए चर्चा में आ गया। तो आप बता दें पंजाब का ये राज्य क्या है, कहीं न कहीं एक जलीय जीव है, राज्य की जलीय जीव है पंजाब का कौन, सिंधु नदी डॉल्फिन, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात की जाए, तो सिंधु नदी जो डॉल्फिन है, एक मीठे पानी की डॉल्फिन है, मतलब क्या है, नदियों में पाई जाती है, जो कि मुख्यतः भारत में ब्यास नदी में पाई जाती है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्लेटनिस्टा गैंगेटिका माइनर, ठीक है। पंजाब के वन्यजीव संरक्षण विभाग ने सिंधु नदी डॉल्फिन और उसके आवास के संरक्षण के लिए पहल की है। सिंधु नदी के डॉल्फिन की बात की जाए तो आयुसीन की संकटग्रस्त श्रेणी में आती है। इसके अलावा बात की जाए, कुछ समय पहले तक ये माना जाता था कि सिंधु नदी जो डॉल्फिन है वो पाकिस्तान के लिए ही स्थानिक है, लेकिन 2007 में क्या हुआ है, पंजाब में एक वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका नाम इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, आपसे आ सकता है कि हरके वन्यजीव अभ्यारण्य वो कहाँ पर है, वो कहाँ पे है, पंजाब के अंतर्गत है। और इसके अलावा जो निचली ब्यास नदी है, वहाँ पर आप देखें झेलम, रयाब, झेलम, चा ऐसे है वहाँ पे, रावी, सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, जो 5 नदियों से मिलकर बना जो पंजाब है, उसमें यहाँ पे इनकी आबादी खोजी गई थी। तो सिंधु नदी डॉल्फिन को वर्ष 2019 में क्या किया गया, पंजाब का राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के कारण एक झील है टज, वो क्या गई, सूख गई है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है टज झील की आप लोकेशन बताइए। देखिए झील का इलाका था, किसी जमाने में यहाँ पे पानी होता था, अभी पूरी तरीके से सूख चुका है। जलवायु परिवर्तन के कारण ये कहाँ पे, मध्य टर्की में स्थित है। तो टर्की की टज झील है, ध्यान रखिएगा। टज झील कहाँ पे है, मिडिल टर्की के अंतर्गत है, वहां पे ये सूख गई है। सर्दियों में सदियों से क्या हुआ है, टज झील ने राज हंस हंस यहाँ पे रहते थे, उनकी मेजबानी की है, जो मौसम में गर्म होने पर यहाँ पर आकर रहने का निवास स्थान करते थे, प्रजनन करते थे और झील के उथले पानी में अपना शैवालों का ही भोजन करते थे। अगर टच झील की बात की जाए, ये 1635 वर्ग किलोमीटर की झील में क्या है, टर्की की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यहाँ पे कई पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण एक यहाँ पे सूखा पड़ गया है और दशकों से नुकसानदायक कृषि नीतियों के चलते हुए यहाँ एक तो सूखा पड़ा जलवायु परिवर्तन के कारण, वहीं और कहीं न कहीं क्या है, जो ग्राउंड वाटर था वो क्या किया है, उसकी आपूर्ति भी यहाँ पे कम हुई है। तो आपको बता दें, टर्की की सबसे बड़ी झील कौन-सी है? वॉन झील है। वॉन झील टर्की की सबसे बड़ी झील है, जो देश के पूर्व में स्थित है। तो आप बता दें, पहली झील है सबसे बड़ी टर्की की वॉन झील और नंबर 2 पे थी टज, वो क्या हुई है? सूख गई है। आज का अगला करंट अफेयर क्या है? इसमें आप देखते हैं इस महीने का पद्म विभूषण से सम्मानित किए जा चुके बाबा साहेब पुरंदर का निधन हो गया है। ये एक इतिहासकार हैं और लेखक भी हैं। इनका निधन 13 नवंबर 2021 को पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में हो गया है। ये 99 सालों की इनकी उम्र थी। ये प्रसिद्ध लेखक हैं और रंगमंच के एक व्यक्तित्व हैं। इन्होंने थिएटर में भी वर्क किया है।
ये छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने शिवाजी पर भी कई पुस्तकें लिखी हैं। कौन है? बाबा साहब पुरंदर जी, इनका निधन हो गया है। ठीक है? 1985 में शिवाजी जी के जीवन पर और उनके नेतृत्व पर एक लोकप्रिय नाटक था, जानता राजा। इनका इन्होंने डायरेक्शन भी किया हुआ है और 2015 में महाराष्ट्र सरकार ने पुरंदरे को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है और 2019 में देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। तो आपको बता दें, देश के जो 4 सम्मान हैं, अगर नागरिकों से देखा जाए तो पहले होता है पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण और सबसे उसके ऊपर आता है आपका नंबर 1 पे भारत रत्न। इसको इनको मिल चुका है। भद्रांचल को आईआरसीटीसी की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। रेल मंत्रालय ने क्या किया है, आजकल थीमेटिक सर्किट चला रहे हैं, जैसे बुद्ध सर्किट में चला रहे हैं, रामायण सर्किट चला रहे हैं, श्रीकृष्ण सर्किट चला रहे हैं। इसमें क्या किया है, 11 नवंबर 2021 को तेलंगाना के भद्रांचलम को आईआरसीटी ने क्या किया है, रामायण सर्किट ट्रेन के रूप में इसको यहाँ पर भी एक स्टॉपेज बनाया जाएगा। तो आपको बता दें, जो भद्रांचलम है वो कहाँ पे है, तेलंगाना में है। ऐसा माना जाता है कि रामायण सर्किट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि भगवान राम के जीवन काल में जब जितनी उन्होंने यात्राएँ की हैं, उनके महत्वपूर्ण जो स्थान है, उनको ट्रेन के द्वारा जोड़ा जाएगा। वहाँ पे क्या करें, आप आराम से टूरिस्ट विज़िट करके आएँ। तो भद्रांचलम रेलवे स्टेशन, जो कि कोठागुडम स्टेशन को शामिल करके इसमें रामायण सर्किट को पूरा किया जाएगा। तो अगर हम बात करें तो कहाँ की बात है, अगर आप देखते हैं, एक तरफ आपका ये है आंध्र प्रदेश और ऊपर आपका है नया जो बना आपका तेलंगाना 2014 में, ठीक है? तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर लगभग लगा हुआ है भद्रांचलम, इस जगह को इसने शामिल किया हुआ है। तो इसमें क्यों शामिल किया है? तो ऐसा माना जाता है, भगवान राम के भक्तों का ये मानना है कि जब देवी सीता और लक्ष्मण के साथ जब भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास में गए थे, तो वनवास के करीब 10 साल उन्होंने क्या किए थे, वो पंचवटी में बिताए थे। आपने याद होगा, पंचवटी सुना होगा, हमने आप राम कथा सुनी है तो जो आधुनिक समय में जो भद्रांचलम है, इसी के आसपास क्या था, पंचवटी थी। अयोध्या के साथ साथ तेलंगाना में भद्रांचलम, पर्णशाला, जटायुपाका, दुमुडुगुडेम, गुनाना डाला राम के जीवन पर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो रामायण सर्किट क्या है, नई दिल्ली से लेकर रामेश्वरम जो का है, आप यहाँ से चलेंगे न्यू दिल्ली से, तो रामेश्वरम लगभग आप यहाँ पे जब आ जाएंगे तो इस जगह पे क्या है, शुरू की गई भगवान राम और जीवन काल से जुड़े विभिन्न पहलुओं का एक महत्वपूर्ण स्थान पर ये रुकती हुई जाएगी। बात करेंगे इंडियन पोस्ट जो पेमेंट बैंक है और बजाज एलायंस द्वारा लाइफ इंश्योरेंस की एक रणनीतिक साझेदारी की गई है। तो डाक विभाग की जो एक नई है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसने और बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बैंक की 650 शाखाओं के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों को टर्म एवं वार्षिकी बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए 11 नवंबर 2021 को एक स्ट्रेटेजिक साझेदारी की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य क्या है, ग्राहकों को, विशेष रूप से जो कमजोर वर्ग के ग्राहक हैं, उन लोगों को बिना बैंकिंग तथा कम सेवा उपलब्धता वाले क्षेत्रों में निवासियों को क्या करेंगे, ये वित्तीय रूप से सुरक्षित और सशक्त बनाएंगे। तो क्या करेगा, जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है और बजाज एलायंस है मिलकर क्या करेंगे, बैकवर्ड इलाके में जहाँ पर अभी भी बैंक क्षेत्र या बैंक की सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, वहां पर ये क्या करेंगे, इन सेवाओं को देने का कार्य करेंगे। आरबीआई की 2 अभिनव पहलें चलाई गई हैं, भारतीय रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना, भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, इसको आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे सी बकथॉर्नबेरी के बारे में, इसकी कॉमर्शियल खेती के बारे की बात की जा रही है। तो 4 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सीएसआईआर अर्थात सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च क्या किया है, इन्होंने जो अभी नया केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख, उसमें जो बसंत ऋतु में आते हैं सी बकथॉर्नबेरी, उसकी व्यावसायिक खेती शुरू करने की इन्होंने बात कही। तो कुछ इस तरीके से बेर के आकार की बनी होती है, इसका नाम क्या है, सी बकथॉर्नबेरी। ये कहाँ पाई जाती है, लद्दाख के अंदर पाई जाती है। इनके महत्वपूर्ण तत्व की बात की जाए, इसको लेह बेरी के नाम से भी जाना जाता है और ये क्या करती है, जो शीत मरुस्थल है लद्दाख में, उसके विशिष्ट एक खाद्य उत्पाद है। सीएसआईआर क्या करता है, स्थानीय किसानों को और स्वयं सहायता समूहों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कटाई मशीनरी को भी विकसित करेगा। जिससे क्या होता है, क्योंकि वर्तमान समय में क्या होता है, केवल 10% बेरी ही निकाली जा पा रही है, तो उसका 90% को और कंज्यूम किया जा सके, इसलिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो सी बकथॉर्नबेरी कहाँ की है, लद्दाख की है। इससे क्या होता है, जैम बनता है, जूस बनते हैं, हर्बल चाय बनती है, विटामिन सी सप्लीमेंट बनते हैं और हेल्दी कोल्ड ड्रिंक्स बनती हैं। इसके अलावा क्रीम, तेल, साबुन जैसे उत्पाद भी इससे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे सोलर आयरिंग कार्ट के बारे में। कार्ट मतलब क्या है, एक ठेले के ऊपर क्या किया गया है, सोलर प्लेट लगाई गई है और उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात की गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि सोलर आयरनिंग कार्ट के विचार के लिए अर्थ डे नेटवर्किंग राइजिंग स्टार 2021 के लिए यूएसए जो होता है अर्थ डे नेटवर्क राइजिंग स्टार, इसमें सम्मानित करने के लिए तमिलनाडु की 15 वर्षीय एक लड़की हैं या बालिका हैं, विनीशा उमाशंकर। इन्होंने नवंबर 2021 में संपन्न कॉप 26 सम्मेलन के दौरान दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए आह्वान किया है। तो इसलिए चर्चा में आई है विनीशा उमाशंकर। ये किस लिए जानी जाती हैं, इन्होंने बनाई है एक सोलर आयरनिंग कॉर्ड। और इसमें बात की जाए तमिलनाडु की तिरुनेलवेली जिले की
10वीं की छात्रा अवनीशा के मोबाइल आयरनिंग कॉर्ड, मोबाइल मतलब क्या है, जो इधर से एक मूव कर सके, उसे बोलते हैं मोबाइल। आयरनिंग कॉर्ड का इन्होंने क्या किया था, प्रोटोटाइप तैयार किया था। उसी हिसाब से उन्होंने देखा, स्ट्रीम आयरन बॉक्स भी इन्होंने उत्पन्न किया था, जिससे क्या होगा, बिजली प्रदान करने के लिए सौर पैनलों का उपयोग किया गया, जिससे क्या होगा, आप इस्त्री यानी कि जो आयरन होती है, जो हम आयरन लगाते हैं कपड़ों के ऊपर, उसको इन्होंने बनाने की कोशिश की थी। और इन्होंने फिर बाद में बोला है कि यार, जिस हिसाब से ये चर्चाएँ चल रही हैं, जिस हिसाब से जलवायु परिवर्तन की बातें हो रही हैं, इसके लिए ग्लासगो में जो हुआ है COP 26, वहाँ में इन्होंने उसको अपना कुछ बातें कही हैं। इसके अलावा बात किया है आगे चलकर इसको, जो आपके इसमें क्या होता है, आपको और इसमें कार्ट में क्या करें, आप सिक्के से चलने वाले पीसीओ लगा सकते हैं, यूएसबी चार्जिंग पॉइंट लगा सकते हैं, मोबाइल चार्जिंग पर स्थापित किया जा सकता है, और इसमें अतिरिक्त इससे आपको और भी आय बन सकती है। ऐसी इनकी बातें करेंगे। बात करेंगे ओनाके ओबा की जयंती के बारे में। तो ओनाके ओबाबा जयंती की अगर बात की जाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2021 को महान कन्नड़ महिला योद्धा ओनाके ओबावा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन ये कहाँ की हैं, उनाके ओबावा कहाँ की हैं, कर्नाटक की हैं। इन्होंने क्या किया था, उनकी जयंती पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। और अगर देश के कुछ गरिमापूर्ण लोग या माननीय लोग ऐसा कार्य करते हैं, तो कहीं न कहीं चर्चा में आते हैं और पेपर में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इन महिला योद्धा जो कि उनाके ओबाबा हैं कर्नाटक की, इनको 18वीं शताब्दी में चित्रदुर्ग में एक मूसल, कन्नड़ में जिसको उनाके बोलते हैं, उसके साथ अकेले दम पर हैदर अली की सेना की लड़ाई के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो मूसल से क्या किया था, उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो इनका काफ़ी चर्चित क्षेत्र है, कर्नाटक राज्य के अंतर्गत, उसमें ये बात की गई है। तो ओनाके के जो ओबाबे के जो पति थे, वो क्या थे, चित्रदुर्ग के किले में एक पहरेदार थे। तो ओबाबा को कन्नड़ गौरव का प्रतीक माना जाता है, और उन्होंने कर्नाटक के राज्य की अन्य महिला योद्धाओं जैसे कि अब्बक्का रानी, केलाड़ी चेन्नम्मा और कित्तूर चेन्नम्मा के साथ उनको सम्मान दिया जाता है। ओबाबा को उनके साहसिक कार्यों का वर्णन प्रसिद्ध निर्देशक पुत्ताना कनागल ने अपनी 1972 की फिल्म आई थी नागर हाबू, उसमें इनके गीत के माध्यम से इनका ओनाके ओबाबा का इन्होंने बात कही थी। बात करेंगे जनजातीय गौरव दिवस के बारे में, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषणा करने की मंजूरी दे दी है, जो कि वीर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस हर वर्ष अब 15 नवंबर को मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है कि जो हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो वीर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के देश के प्रति बलिदानों के बारे में परिचित हो सकें, उनके बारे में जान सकें। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात की जाए, तो संताल, तामार, कोल, भील, खासी और मिजो जैसे कई जनजातीय समुदाय हैं, जिनके विभिन्न आंदोलनों के जरिए इन्होंने भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसको मजबूत करने में कहीं न कहीं अपना योगदान दिया था। 15 नवंबर डेट को ही क्यों चुना है? क्योंकि इसमें बिरसा मुंडा की जयंती है, जिनकी देश भर में आदिवासी समुदायों द्वारा भगवान के रूप में पूजा की जाती है। इन्होंने ब्रिटिश समुदाय के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, जो उनके कड़े कानून थे वनों के, उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उनके साथ एक क्रांति का आह्वान किया था, और ये 1924 तक इनको यहाँ पे चला था। वहाँ पे इनको गोली मार करके हत्या कर दी थी, तो इसलिए इनको चला गया। उसको देखते हुए अभी आपने देखा होगा, देश के प्रसिद्ध जो इस टाइम पे आपके डायरेक्टर हैं, वो एस.एस. राजमौली, उनके द्वारा जो ट्रिपल आर मूवी बनाई जा रही है, उसमें कहीं न कहीं इनके रोल दिखाने की बात की जाएगी। बात करेंगे तवालू जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देश के बारे में चर्चा में क्यों आए हैं। कि तवालू के जो विदेश मंत्री हैं साइमन कोफे, इन्होंने 5 नवंबर 2021 को समुद्र में खड़े होकर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 का संबोधन किया। तो आप देखिए, ये इन्होंने क्या किया, तुवालू के हैं विदेश, इन्होंने जलवायु परिवर्तन पर क्या किया, पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने इस तरीके से वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और पूरे वर्ल्ड का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इसमें क्या किया गया है, अपने यादगार भाषण में कोफे ने चेतावनी भी दी है कि तुवालू जैसा का छोटा देश, जो प्रशांति द्वीप राष्ट्र है, वो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है, अत्यधिक संवेदनशील है। तुवालू की बात की जाए, ये हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित, हवाई क्या एक आइलैंड है, वहाँ पे स्थित है। इन्होंने बोला है कि अगर इसी तरह के जलवायु परिवर्तन को अगर आपने नहीं देखा है, तो कहीं न कहीं हम डूब जाएँगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए इन्होंने बात कही है कि आप उनको देखिए। तो अगर ऑस्ट्रेलिया आप देखते हैं, उसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे न्यूज़ीलैंड है, तस्मानिया सी है, कोरल ग्रेट बैरियर रीफ है। तो इसके आप उत्तर पूर्व में जाएँगे, तो यहाँ पे तुवालू छोटा-सा आइलैंड है, इसमें ये बात की गई है। अगर जलवायु परिवर्तन बढ़ता रहा, तो कहीं न कहीं क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ेगा, तो आइलैंड देश डूबेंगे, तो तुवालू भी इसमें संकट में आएगा। बात करेंगे ई-अमृत पोर्टल के बारे में, तो 10 नवंबर 2021 को भारत ने यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में जारी जो COP26 सम्मेलन चल रहा था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए अर्थात ईवी पर एक वेब पोर्टल ई-अमृत लॉन्च किया है। ई-अमृत क्या है, यहाँ ई इलेक्ट्रॉनिक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से संबंधित समस्त सूचनाओं के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन या ये पोर्टल है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसको लॉन्च किया गया है यूके गवर्नमेंट और नीति आयोग भारत के द्वारा ग्लासगो में। ई अमृत पोर्टल जो कि इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल हैं उनके बारे में बात करेगा, ठीक है। फ़िल्म टूरिज़्म की बात करें, अगर एक क्वेश्चन आता है कि फ़िल्म टूरिज़्म क्या है? तो फ़िल्म टूरिज़्म क्या है?
जब कोई भी दर्शक होता है वो किसी फ़िल्म को देखने के बाद किसी विशेष स्थान पर जाने के लिए प्रेरित हो, उसको मोटिवेट हो, वहाँ पे जाने के लिए प्रेरित होता है, तो उसको फ़िल्म टूरिज़्म कहा जाता है। मतलब क्या है, अगर आपने कोई मूवी देख ली, सपोज़ दैट अगर आपने पीके मूवी देखी हो, तो आपको बता दें पीके मूवी में एक आमिर खान का रोल था जिसमें उन्होंने क्या किया था, एक बात की चर्चा की थी, अग्रसेन की बावली, ठीक है? अग्रसेन की अगर बावली की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में स्थित है और अग्रसेन की बावली क्या है? अगर आप इंडिया गेट से अगर जाएँगे वहाँ पर सेंटर सीपी की तरफ तो केंद्रीय सेंटर प्लेस की तरफ, तो बीच में अग्रसेन की बावली पड़ेगी, तो अग्रसेन की बावली जब उसने मूवी में दिखाई तो अब उसमें हमने वहाँ पे जाके भी देखा है अपने पर्सनली, वहाँ पर टूरिस्ट हैं वो बढ़ने लगे हैं, वहाँ पे लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, इसलिए क्या है इसी को बोला जाता है फ़िल्म टूरिज़्म कि लोग उसे देखकर वहाँ पे गए थे। तो फ़िल्म पर्यटन उन स्थानों के लिए आम जनता के बीच बढ़ती दिलचस्पी को आपको इंडिकेट करता है, जहाँ पर फ़िल्मों के कुछ दृश्यों को अपनी उपस्थिति के कारण वो वहाँ पर क्या हुए हैं, कहीं न कहीं लोकप्रिय हो गए। कई बार किसी का खाना लोकप्रिय हो जाता है, इस पर संगोष्ठी की जा रही है। बात करेंगे आर हरि कुमार के बारे में, क्योंकि नौसेना के जो अगले प्रमुख होंगे उनका वो कौन होंगे? वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। तो अगर आपसे प्रश्न आता है कि वायुसेना के नए एडमिरल सॉरी नौसेना के नेवी के कौन होंगे? वो कौन होंगे? आर हरि कुमार। और इस टाइम पे करमबीर सिंह हैं, वो 30 नवंबर को रिटायर हो गए हैं, अब आ चुके हैं वाइस अब आर हरि कुमार। प्रेज़ेंट टाइम में कौन है? आर हरि कुमार। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है वनडे एग्ज़ाम में। श्रीनगर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया, तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यूनेस्को क्या करती है, हर बार कुछ रचनात्मक शहरों की लिस्ट जारी करती है। उसने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है, जब जम्मू कश्मीर में गर्मियों में राजधानी बनती है श्रीनगर, तो उसको क्या कर दिया है, यूनेस्को के अपने अंदर शामिल धरोहर के रूप में शामिल कर लिया है। इसमें बात की जाए, श्रीनगर को शिल्प और लोक कलाओं के रचनात्मक शहरों के रूप में यूज़ किया गया है। इससे पहले बात करें तो वाराणसी को 2015 में संगीत के लिए, जयपुर को शिल्प और लोक कला सेम श्रीनगर जैसा 2015 में शामिल किया गया था। चेन्नई को संगीत के लिए 2017 में, मुंबई को फ़िल्म के लिए 2019 में और हैदराबाद को पाक कला के लिए 2019 में शामिल किया गया। तो ध्यान रखिएगा, वाराणसी, जयपुर, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, अब आ गया है श्रीनगर। इनको शामिल कर लिया गया है। छठे नंबर का ये देश है, ठीक है? अब तक इस नेटवर्क के तहत सभी देशों 90 देशों के कुल मिलाकर 295 शहर शामिल कर लिए गए हैं, जिसमें 6 का आप कहाँ के हो गए? भारत के। तो नाम याद रखिएगा, श्रीनगर, वाराणसी, जयपुर, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद। तो अगर रचनात्मक शहरों की बात करें, ये होते क्या हैं? इन्हें 2014 में सतत शहरी विकास के लिए एक स्ट्रेटेजिक कारक के रूप में रचनात्मकता की पहचान कराने वाले शहरों और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसके अंतर्गत शिल्प और लोक कला, मीडिया आर्ट्स, फ़िल्म, डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी या फिर जिसको पाक पाक कला बोलते हैं और लिटरेचर और संगीत के रूप में इसमें शामिल किया जाता है। 16वां G20 शिखर सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर 2021 को इटली की अध्यक्षता में उसकी राजधानी रोम में आयोजित किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शामिल हुए थे। तो टोटल 20 देश इसमें शामिल होते हैं, जिसमें G7 तो होता ही है, प्लस रसिया को शामिल कर दें तो फिर वो G8 बन जाता है। फिर 12 कंट्री और शामिल कर दें तो वो G20 बन जाता है। तो G20 इस बार कहाँ सम्मेलन हुआ है? इटली की राजधानी रोम में हुआ है। तो रोम घोषणा के इसमें घोषणा की गई, जिसके तहत G20 देशों अर्थात ग्रुप ऑफ 20 देशों ने मध्य शताब्दी तक यानी 2050 या उसके आस-पास तक कार्बन तटस्थता तक पहुँचने के लिए अपनी कमिटमेंट दिखाई है। मतलब क्या है? वो नेट जो कार्बन एमिशन है वो ज़ीरो करने की बात कह रहे हैं। हालाँकि शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए किसी विशिष्ट तारीख का अभी तक कोई इन्होंने उल्लेख नहीं किया, बस इन्होंने बोला है मिड मतलब कि 2040 से लेकर 2060 मान लीजिए या 40-70 मान लीजिए, उसकी बात की गई है। आज मैं फैक्ट की बात करें तो G20 क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जो दुनिया भर की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। इसके जो सदस्य देश हैं, वो कुल वैश्विक जीडीपी का 80% और टोटल व्यापार का 75% ये ही 20 देश इसमें शामिल करते हैं, उनका इसमें योगदान होता है। फिर एक इम्पोर्टेंट आ गया है, काहो गाँव आ गया है। काहो गाँव पर क्या बनेगा? वृत्त चित्र बनने की बात की गई है। तो स्वतंत्रता के जो 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अरुणाचल प्रदेश में अपने सबसे देशभक्ति स्थलों में से एक एवं सबसे प्राचीन और जो चीन की सीमा पे लगा हुआ है, अंजा जिले का एक गाँव है, काहो गाँव, उस पर वृत्त चित्र बनाने की योजना बना रहा है। तो बता दें आपको, और आपसे अब बात आता है काहो गाँव, देखिए कितना खूबसूरत ये गाँव है। लगता है कि पूरा किसी मूवी का सीन एक वीएफएक्स दिखाया जा रहा है। तो काहो जो गाँव है वो बेसिकली कहाँ का है? काहो गाँव है, अरुणाचल प्रदेश जो चाइना की सीमा पे लगता है, इसके लिए वृत्त चित्र बनाने की बात की गई है। ये ईटानगर से 580 किलोमीटर पूरब में स्थित है। एक काहो गाँव जिसको अजो जिले में चीन की सीमा पर सटा पहला गाँव माना जाता है। वहाँ से चाइना से आएँगे आप इंडिया की तरफ, तो वहाँ काहो गाँव मिलेगा आपको। इसमें 11 जिलों में से एक है जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के कुल कितने जिले चाइना के साथ अपनी बाउंड्री लगते हैं? वो 11 जिले हैं और 11 जिलों में एक है अपना काहो गाँव, ठीक है? इसको लोहित नदी द्वारा विभाजित किया जाता है। किप्तू ब्लॉक से काफ़ी इतना ही काफ़ी है, ध्यान रखिएगा।
दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी आ गया। ध्यान रखिएगा, आपको प्रश्न आता है कि नूरी क्या है? नूरी साउथ कोरिया का पहला अपने देश में बनाया गया अंतरिक्ष रॉकेट है। इसका परीक्षण सफलतापूर्वक 31 अक्टूबर 2021 को कर लिया गया है। ये 47 मीटर लंबा है। ये कोरिया के नौरो स्पेस सेंटर द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक। बात करेंगे युद्ध अभ्यास 2021 की, तो आपको बता दें जो युद्ध अभ्यास है वो किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा सहयोग के लिए किया जाता है युद्ध अभ्यास। ध्यान रखिएगा, युद्ध अभ्यास किसके बीच में किया जाता है? भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है। ये सेनाओं के बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए, अंतर संचार को बढ़ावा देने के लिए और सामरिक स्तर पर अभ्यासों को साझा करने के लिए किया जाता है। अगर हम देखें कॉप 26 शिखर सम्मेलन में भारत का क्या-क्या रहा है, तो जलवायु परिवर्तन में जो कॉप 26 शिखर सम्मेलन हुआ है, वो 1 नवंबर 2021 को भारत की ओर से जो हमारे पीएम हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी 5 प्रतिज्ञाएँ दी हैं, जिसको उन्होंने पंचामृत कहा है। तो 5 प्रतिज्ञाएँ कौन-कौन सी हैं? पहली है, भारत 2030 तक अपना जो गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता है उसको 500 गीगावाट पहुँचा लेगा। दूसरा उन्होंने क्या किया है, वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% वो नवीकरणीय ऊर्जाओं से करेगा। तीसरा उन्होंने बोला है कि वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में अब वो 1 अरब टन की कटौती कर देंगे। मतलब क्या है, गैर जीवाश्म ईंधन का उत्पादन करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाएँगे, इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे, कार्बन तटस्थता की तरफ बढ़ेंगे, 45% तक कमी लाएँगे और नेट ज़ीरो को वो 2070 में हासिल कर लेंगे। ऐसा कमिटमेंट पंचामृत की योजना को बोलते हुए हमारे मोदी जी ने कॉप 26 में कहा है। भारत का पहला मानव युक्त समुद्र अभियान मिशन जा रहा है, इसमें मानव भी समुद्रयान है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 29 अक्टूबर 2021 को भारत का पहला और अनूठा मानव युक्त समुद्र मिशन समुद्रयान, तो आपको अगर क्वेश्चन आता है भारत का पहला मानव युक्त समुद्र मिशन क्या है, उसका नाम होगा समुद्रयान। बात करेंगे माउंट मणिपुर के बारे में, तो केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर 2021 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक वहाँ पर ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है जिसका नाम पहले था माउंट हैरियट। तो अब माउंट हैरियट का नाम बदल कर उन्होंने क्या कर दिया है, माउंट मणिपुर कर दिया है। ठीक है। तो माउंट अगर आप पढ़ें एंड वहाँ पे जाएँ माउंट मणिपुर पढ़ें जाके अंडमान में, तो वो पहले इसका नाम क्या था, माउंट हैरियट। इसमें कुछ खास तो है नहीं, बस अंडमान की बात करें, अंडमान निकोबार में माउंट जो हैरियट है, जो अब माउंट मणिपुर हो गया है, ये वहाँ की तीसरी सबसे ऊँची चोटी है, जो ब्रिटिश राज के दौरान मुख्य आयुक्त की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनती थी, वो वहाँ पे लोग जाते थे। बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, जिसको जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सहायता लेता है वेल्ट हंगर हेल्प की, जो एक आयरिश कंपनी है। इन्होंने क्या किया है, एक जर्मन संगठन के साथ मिलकर क्या किया, वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया। तो 3 लोग जारी करते हैं, जर्मन संगठन, बेल्ट हंगर हेल्प और कंसर्न वाइल्ड लाइफ। इन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया है। ग्लोबल इंडेक्स में भारत की स्थिति काफ़ी दिक्कत वाली है। इस सूचकांक की बात की जाए तो बेलारूस, चीन, ब्राज़ील, कुवैत जैसे 18 देशों ने शीर्ष स्थान साझा किया है। इस सूचकांक में 5 से भी कम स्कोर इन्हें मिला है। सूचकांक में 0 सबसे अच्छा स्कोर इसमें माना जाता है, अर्थात वहाँ पर कोई भुखमरी नहीं है। और अगर हम 100 की बात करें तो सबसे खराब है, अगर आपको 0 पॉइंट मिलते हैं, कि आपको 0 हंगर इंडेक्स है और 100 है, तो वहाँ के सभी लोग क्या हैं, भुखमरी के शिकार हैं। तो सूचकांक स्कोर की गणना वहाँ पे 4 इंडिकेटर लिए जाते हैं। पहला होता है अल्पोषण, दूसरा होता है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है कि आपके बच्चे की उम्र है, उसके 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की उम्र उसकी लंबाई के हिसाब से क्या है, कम है, वज़न सॉरी उसका उसकी लंबाई के हिसाब से उसका वज़न कम है। चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें तो 5 वर्ष से कम उम्र बच्चा क्या है, उसकी आपकी जो लंबाई है वो उम्र के हिसाब से कम है, तो चाइल्ड स्टंटिंग हो गया। अगर लंबाई के हिसाब से आपका वज़न कम है तो वेस्टिंग हो गया। अर्थात अगर चाइल्ड स्टंटिंग है, आप कुपोषण के शिकार हैं। और बाल इसमें मृत्यु दर की बात की गई है कि 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर कैसी है। तो अगर हम वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में सबसे अंतिम 116 में कौन आया है, वो आया है सोमालिया। सोमालिया की स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत की भी स्थिति काफ़ी अच्छी है नहीं। 116 देशों में हमने 101वां स्थान हासिल किया है और 2020 में हम जहाँ 94 नंबर पे थे। सोचिए हमारी भुखमरी किस लेवल पहुँच गई इस कोरोना काल में। भारत का स्कोर 38.8 था, लेकिन 2012 और 2021 के बीच में 28.8 से लेकर 27.5 हो चुका था। हम 2038.8 से लेकर अब आ चुके हैं 27.85 तक, लेकिन अभी भी हमारे अंदर क्या है, पूरे वर्ल्ड में हमें 101वें नंबर भुखमरे एक राज्य हैं। इसमें देखा जाए अगर पड़ोसी राज्यों का हमसे काफ़ी अच्छी स्थिति में है। श्रीलंका 65वें नंबर पे है, म्यांमार 71वें पे है, नेपाल 76 पे है, बांग्लादेश 76 पे है और सबसे आश्चर्य की बात क्या है कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी हमसे आगे 92वें स्थान पर है। अभी हाल ही में काफ़ी एक शोक स दुखद घटना आई है कि आपने अभी नाम सुना होगा पहले, लगातार क्या हो रहा है कि आप एक्सरसाइज़ की वजह से या फिर हेवी जिम से क्या हो रहा है, लगातार मौतें हो रही हैं, उनमें एक नया नाम और जुड़ गया है। कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार का निधन हो गया है। तो ये प्रसिद्ध कन्नड़ पुनीत राजकुमार
29 अक्टूबर 2021 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ये 46 वर्ष के थे। इनके सामाजिक कार्यों के लिए इन्हें काफ़ी याद किया जाता है। 17 मार्च 1975 उनका जन्म हुआ और 29 अक्टूबर 2021 को इनकी मौत हुई है। ये प्रमुख नायकों में से एक थे। इनके पिता राजकुमार नाम इनका नाम पुनीत है, इनके पिता का नाम राजकुमार, इसलिए इनका नाम था पुनीत राजकुमार। इनके पिता भी एक सुपरस्टार थे कन्नड़ फ़िल्मों के। अगर हम पुनीत राजकुमार की बात करें तो इन्होंने 29 फ़िल्मों में अभिनय किया, जिसमें 28 में लीडिंग रोल में थे। मात्र 10 साल की उम्र में उन्होंने बेट्टाडा हूबू, जिसको माउंटेन फ्लावर के बोला जाता है, इस फ़िल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। फोर्ब्स ने 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची जारी की है, तो इस 7 अक्टूबर 2021 को जो एक मैगज़ीन है फोर्ब्स, उसने 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची 2021 जारी कर दी है। अगर हम बात करें कि देश के अंदर सबसे अमीर अगर कौन है, इसमें किसको इसमें शामिल किया गया है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो 1 मिनट। तो हमेशा की तरह इस बार भी रिलायंस इंडस्ट्री जो अब लगातार आपको पता है कि आगे बनने जा रहे हैं, तो मुकेश अंबानी जी हैं इस टाइम पे हमारे देश के सबसे अमीर इंसान। और उनकी ये महिलाओं में नंबर 1 पे ये हैं, अभी आप इनको देखें कौन है। तो $92.7 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ 2008 के बाद से लगातार 14वें साल तक मुकेश अंबानी देश के सबसे धनी व्यक्ति बने हुए हैं। अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के 59 वर्षीय गौतम अडानी जी जो ये हैं, ये 74.8, सोचिए इनसे कितनी लगभग एक तिहाई संपत्ति कम लेने के साथ क्या है, ये दूसरे स्थान पर हैं। वहीं जिंदल समूह की जो सावित्री जिंदल हैं, वो $18 बिलियन संपत्ति के साथ महिलाओं के स्थान पर जो सावित्री जिंदल जी ये हैं, ये क्या है, ये आपकी महिलाओं में नंबर 1 पे बनी हुई हैं। फोर्ब्स अमीर सूची में बात की जाए तो डायरेक्ट के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्ति जिनका नेट वर्थ अब $7,775 बिलियन है। ये महामारी के दूसरे वर्ष में अपनी संचयी संपत्ति में भी इनकी 50% वृद्धि हुई है। महामारी में ज़्यादा असर नहीं पड़ा, तो ये 10 लोग हैं। मुकेश, गौतम अडानी, शिव नादर, राधाकिशन दमानी, सारस पूनावाला, लक्ष्मी मित्तल, सावित्री जिंदल, ये महिलाओं में टॉप कर गई हैं। और उदय कोट महिंद्रा, ये सारे लोग हैं। बीसी पटनायक को एलआईसी के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बीसी पटनायक 1 अक्टूबर 2021 से भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में इनको कार्यभार संभाल लिया है। ये एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले पटनायक बीमा लोक परिषद के मुंबई के महासचिव रह चुके हैं और ये 1986 में इनको एलआईसी में अधिकारी के तौर पर शामिल हुए थे। यानी कि एलआईसी के जो नए सीईओ होंगे वो कौन होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होंगे, बीसी पटनायक। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारत्न का दर्जा मिल गया, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, तो महारत्न के सारे नाम याद रख लीजिएगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 12 अक्टूबर 2021 को महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। इसको केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा ये दर्जा दिया गया है, जिससे पीवीसी का वृहद रूप से संचालन और वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है इसमें, क्योंकि इसमें महारत्न का दर्जा इनको दिया गया, तो आप जाइए देखिए जाके कि महारत्न में और कौन-कौन से इसमें और कंपनियाँ कौन-सी हैं, किस श्रेणी के इसमें दिया जाता है, इन सब चीज़ों का आप इसमें चर्चा कीजिए, इसमें आपको सम्मिलित होगा। इसी के साथ जो नवंबर महीने का जितना भी करंट अफेयर्स था वो कंप्लीट कर दिया गया है। उम्मीद है आपको इसमें ये हेल्प करेगा कहीं कहीं ना एग्ज़ाम में। इसी तरह के और भी सेशन को जुड़ने के लिए और कोई जानकारी को आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को करते रहिएगा। थैंक यू।